हाय एवरीवन, आई एम सुरभि रेहिजा। सो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन को डिटेल में समझा और साथ में ये भी देखा कि कैसे आरएनए जो होता है मॉडिफाई होता है, मैच्योर आरएनए बनता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये जो मैच्योर आरएनए है कैसे ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं थर्ड फंडामेंटल प्रोसेस, दैट इज ट्रांसलेशन। तो पहले यहाँ पर हम ट्रांसलेशन के कुछ प्राइमरी कंपोनेंट्स यहाँ पे देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट प्राइमरी कंपोनेंट्स हैं जो ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, डिटेल स्ट्रक्चर उनका क्या होता है और क्या सिग्निफिकेंस रोल वो प्ले करते हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस में। सो हम यहाँ पे प्राइमरी कंपोनेंट्स को देखेंगे। जो इस लेक्चर का मतलब जो भी यहाँ पे कंटेंट होगा वो सब वॉटसन बुक से ही रेफर किया गया है। तो आप लोग भी वॉटसन बुक को रेफर कर सकते हो। यहाँ पे आपको ट्रांसलेशन चैप्टर मिल जाएगा जहां पे आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी ट्रांसलेशन प्रोसेस के बारे में। और इसी के साथ हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, CSR नेट लाइफ साइंस के नेम से है। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो जो भी स्टैंडर्ड बुक्स आपकी रहती हैं, PhD नोटिफिकेशंस है, जॉब नोटिफिकेशंस है, या फिर कुछ भी वीडियो अपडेट हम करते हैं चैनल पर, तो वो सब की जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आपको ग्रुप में मिलेगी और इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। और इसी के साथ हमारा चैनल है CSR नेट लाइफ साइंस बंसल एकेडमी। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको जो भी आपकी कंटेंट वीडियोस हैं आपके एग्जाम की, वो सब आपको इसी चैनल पर मिलेगी। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो हमारा यहाँ पे ट्रांसलेशन है। तो आज के लेक्चर में जो हम बेसिक पढ़ने वाले हैं, इट इज इंट्रोडक्शन। तो पहले हम यहाँ पे समझेंगे ट्रांसलेशन प्रोसेस को, देन हम यहाँ पे देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ mRNA, स्ट्रक्चर ऑफ tRNA एंड स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। तो बेसिकली जैसे ट्रांसलेशन प्राइमरी कंपोनेंट्स हमने पढ़ना है ना, तो एक तो हम इंट्रोडक्शन वाला पार्ट यहाँ पे कवर करेंगे जहां पे कुछ डेफिनेशन होगी इंट्रोडक्शन की और कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होगी ट्रांसलेशन के बारे में। देन हम जो प्राइमरी कंपोनेंट्स होते हैं ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उनका डिटेल स्ट्रक्चर करेंगे जो इंपॉर्टेंट है ट्रांसलेशन प्रोसेस को समझने के लिए। तो ये हमारा होगा mRNA, tRNA एंड राइबोसोम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रांसलेशन प्रोसेस को समझते हैं कि व्हाट इज ट्रांसलेशन प्रोसेस। अब जैसे यहाँ पर ये मेंशन है, दिस हाउ जेनेटिक इंफॉर्मेशन contained within the order of nucleotides in messenger RNA is interpreted to generate the linear sequences of amino acid in protein। सिंपल क्या है कि हमारे पास यहाँ पर ये mRNA बना, ठीक है। अब ये जो mRNA है, इस mRNA के पास यहाँ पर क्या है, इसके पास है ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। और ये ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड क्या कंटेन करते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं जो डीएनए से आई है। ठीक है, डीएनए पर भी ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है, उनके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो डीएनए से इंफॉर्मेशन आई आरएनए के पास। जैसे यहाँ पर कुछ एक रैंडम सीक्वेंस यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स का प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं। अब ये जो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है, इनके पास कुछ इंफॉर्मेशन है। देन हाउ दिस इंफॉर्मेशन इज इंटरप्रेटेड टू जनरेट द लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन प्रोटीन। तो कैसे ये जो इंफॉर्मेशन, ये जो यहाँ पे जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, इसे यूज किया जाता है टू सिंथेसाइज द लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। जैसे यहाँ पे सीक्वेंस पे अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, अमाइनो एसिड 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ऐसे यहाँ पर क्या हुए, अमाइनो एसिड यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो कैसे इस इंफॉर्मेशन को यूज किया जाता है टू डिटरमाइन द लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। तो ये जैसे यहाँ पे क्या करते हैं, जिस प्रोसेस से बेसिकली इस इंफॉर्मेशन को डिटरमाइन किया जाता है टू जनरेट द लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, इसी प्रोसेस को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, प्रोसेस जो यहाँ पर होगी ये प्रोसेस है ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन सिंपल सा, अगर बहुत ही सिंपल इंग्लिश में बोला जाए तो हमें पता है ट्रांसलेशन इज प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, ट्रांसलेशन क्या है, इट इज प्रोटीन सिंथेसिस। कि यहाँ पर सिंपल सा होता क्या है, जो mRNA के पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, इसी को आगे यूज किया जाता है टू डिटरमाइन द लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। और ये फिर सीक्वेंस यहाँ पर क्या फॉर्म करते हैं, ये अब हमारा फॉर्म करते हैं प्रोटीन। ठीक है, ये सीक्वेंस यहाँ पर क्या है, प्रोटीन फॉर्म करते हैं। तो इसी प्रोसेस को ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो हम इसी प्रोसेस को अब डिटेल में देखेंगे
कि कैसे यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन को कैसे अमीनो एसिड बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अभी हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे, बट इससे पहले यहाँ पे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पर उठ दी है ट्रांसलेशन के बारे में, जिसमें फर्स्ट यहाँ पर जो आता है ट्रांसलेशन इज अमंग द मोस्ट हाईली कंजर्व। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये समझना कि ये जो ट्रांसलेशन प्रोसेस होती है इट इज हाईली कंजर्व प्रोसेस अक्रॉस ऑल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब में हाईली कंजर्व जो होती है ट्रांसलेशन प्रोसेस यहाँ पर है। इसी के साथ साथ ये जो यहाँ पे ट्रांसलेशन प्रोसेस है इट इज मोस्ट एनर्जेटिकली कॉस्टली। ठीक है, ये क्या है, मोस्ट एनर्जेटिकली कॉस्टली फॉर दिस सेल। मतलब ट्रांसलेशन के प्रोसेस में काफी एनर्जी यहाँ पे यूज की जाती है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है ये सेल की एनर्जेटिकली कॉस्टली प्रोसेस यहाँ पर होगी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर क्या दिया है, अब हमारे पास एक रैपिडली ग्रोइंग बैक्टीरियल सेल है। अब इस रैपिडली ग्रोइंग बैक्टीरियल सेल में होता क्या है, अब इसकी जो 80% सेल एनर्जी है और 50% जो सेल का ड्राई मास यहाँ पर होता है, जो ड्राई वेट यहाँ पर है, ये एक्चुअल में डेडिकेट होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो बैक्टीरिया में देखो यहाँ पर सिंपल सा क्या हुआ कि इसके जो 80% जो सेल एनर्जी है या फिर जो इसका 50% जो ड्राई वेट यहाँ पर हुआ, इसको यूज किया जा रहा है किसमें, प्रोटीन सिंथेसिस में। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है कितनी एनर्जेटिकली कॉस्टली प्रोसेस ये होगी। ठीक है, अब देखो, अब ये यहाँ पर जो मशीनरी रिस्पॉन्सिबल होती है, द मशीनरी रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेटिंग द लैंग्वेज ऑफ एमआरएनएस इनटू लैंग्वेज ऑफ प्रोटीन, यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं 4 कंपोनेंट। तो बेसिकली हमने कंपोनेंट्स यहाँ पे देखने हैं। तो यहाँ पर क्या कि जो ट्रांसलेटिंग मशीनरी जो बेसिकली यहाँ पर क्या करती है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का काम करती है, तो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं 4 प्राइमरी कंपोनेंट्स। अब ये कंपोनेंट्स क्या क्या है, जिसमें पहला कंपोनेंट यहाँ पर आता है एमआरएनए, एमआरएनएस यहाँ पर आते हैं। सेकेंड कंपोनेंट इज टीआरएनएस, टीआरएनएस प्रेजेंट होंगे। थर्ड कंपोनेंट इज अमाइनो एसाइड टीआरएनए सिंथेसिस, एंजाइम्स यहाँ पर है। एंड द फोर्थ कंपोनेंट इज राइबोसोम। तो ये 4 प्राइमरी कंपोनेंट्स होते हैं जो ट्रांसलेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, ट्रांसलेशन मशीनरी का पार्ट होते हैं, जिसमें एमआरएनए, टीआरएनए, अमाइनो एसाइड, टीआरएनए सिंथेसिस एंड यहाँ पे राइबोसोम आता है। अभी जो हम डिटेल में करेंगे, हम एमआरएनए, टीआरएनए, राइबोसोम को करेंगे। अमाइनो एसाइड, टीआरएनए सिंथेसिस के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस कैसे काम करते हैं, कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, कितने मतलब कैसे ये एक्चुअल में रोल प्ले करते हैं अमाइनो एसिड्स को रिकॉग्नाइज करने में, इन सब का जो डिटेल होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अभी के लेक्चर में एमआरएनए, टीआरएनए एंड राइबोसोम के बारे में हम लोगों ने डिटेल में स्टडी करना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं मैसेंजर आरएनए, और ये हमारा यहाँ पर क्या हुआ, एमआरएनए। ठीक है, तो अभी जो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे इट इज mRNA। ठीक है, mRNA के बारे में यहाँ पर देखते हैं। अब देखो, जब हम यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ mRNA की बात करते हैं तो बेसिकली हम स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ mRNA, स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए, ऐसे राइबोसोम का स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या होता है। तो mRNA के जब हम स्ट्रक्चर यहाँ पे देखते हैं, mRNA के स्ट्रक्चर में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं 2 पार्ट्स, या फिर आप ये बोल सकते हो कि जो mRNA यहाँ पर होता है इसमें यहाँ पे 2 रीजन्स प्रेजेंट होते हैं। एमआरएनए के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं 2 रीजन्स। अब 2 रीजन्स देखो कैसे, यहाँ पर एक जो रीजन यहाँ पे प्रेजेंट होता है इसे बोला जाता है प्रोटीन कोडिंग रीजन। ठीक है, एक रीजन यहाँ पे कैसा होगा, इट इज प्रोटीन कोडिंग रीजन, और जो सेकेंड रीजन यहाँ पे प्रेजेंट होता है इट इज अनट्रांसलेटेड रीजन। ठीक है, सेकेंड यहाँ पर होगा अनट्रांसलेटेड रीजन्स, इन्हें शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है यूटीआरस, अनट्रांसलेटेड रीजन्स। तो अगर हम एमआरएनए का स्ट्रक्चर देखते हैं, एमआरएनए के स्ट्रक्चर को हम 2 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं जनरली, जो यहाँ पर होगा प्रोटीन कोडिंग रीजन और सेकेंड यहाँ पर हो जाएगा अनट्रांसलेटेड रीजन। अभी हम जो यहाँ पे एमआरएनए का स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का कॉमन देख रहे हैं, फिर हम डिफरेंसेस भी करेंगे प्रोकैरियोटिक एमआरएनए और यूकैरियोटिक एमआरएनए में क्या क्या बेसिक डिफरेंसेस यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, अब देखो, जब हम यहाँ पर प्रोटीन कोडिंग रीजन की बात करते हैं, अब देखो प्रोटीन कोडिंग रीजन है, प्रोटीन कोडिंग रीजन का मतलब क्या होगा कि ये वो पार्ट होगा जो क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेगा
या फिर इसको और हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं ट्रांसलेटेड रीजन। तो आप सिंपल से इसको याद कर सकते हो कि जो mRNA यहाँ पर होगा इसमें 2 रीजन प्रेजेंट होंगे, वन इज ट्रांसलेटेड और दूसरा यहाँ पर क्या होगा, अनट्रांसलेटेड रीजन। क्लियर। अब ये जो ट्रांसलेटेड रीजन होता है यहाँ पे देखो प्रेजेंट क्या होता है। अब ये जो ट्रांसलेटेड रीजन यहाँ पर है या फिर जो प्रोटीन कोडिंग रीजन हमारे पास यहाँ पर होता है, ये क्या होता है एक्चुअल में, ये यहाँ पर कंपोज्ड होता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ कॉन्टिग्यूस। ठीक है, किससे कंपोज्ड यहाँ पर होता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ कॉन्टिग्यूस नॉन ओवरलैपिंग स्ट्रिंग ऑफ जेनेटिक कोड। तो ये जो रीजन यहाँ पर होगा ये किससे कंसिस्ट होगा, यहाँ पे प्रेजेंट है कॉन्टिग्यूस नॉन ओवरलैपिंग स्ट्रिंग ऑफ जेनेटिक कोड। तो यहाँ पे स्ट्रिंग यहाँ पे प्रेजेंट है जेनेटिक कोड की, जो आगे यहाँ पर क्या करती है, अमाइनो एसिड को यहाँ पे बनाती है। तो इस वाले पार्ट को यहाँ पे क्या बोला जाता है, ट्रांसलेटेड या फिर प्रोटीन कोडिंग रीजन। ठीक है, तो सिंपल सा यहाँ पर है, यहाँ पे जेनेटिक कोड्स प्रेजेंट है जो यहाँ पर क्या करता है, अमाइनो एसिड को सिंथेसाइज करते हैं। अब ये जो यहाँ पे अनट्रांसलेटेड रीजन्स हैं, अब ये जो अनट्रांसलेटेड रीजन्स हैं इन्हें बोला जाता है रेगुलेटरी एलिमेंट्स। ठीक है, ये क्या है, रेगुलेटरी एलिमेंट्स है जो वेरियस प्रोसेसेस को रेगुलेट करते हैं, रेगुलेटरी एलिमेंट्स हैं। अब जो ये प्रोसेसेस को रेगुलेट करते हैं, अब प्रोसेसेस जैसे यहाँ पर क्या जाता है, प्रोसेसेस यहाँ पर होगा mRNA स्टेबिलिटी। ठीक है, mRNA स्टेबिलिटी को रेगुलेट करते हैं, mRNA प्रोसेसिंग होगा। ठीक है, mRNA स्टेबिलिटी है, mRNA प्रोसेसिंग है, और यहां पर आता है ट्रांसलेशन। इन सब प्रोसेसेस को रेगुलेट करने का काम करते हैं यूटीआरस। तो अनट्रांसलेटेड रीजंस रेगुलेटरी एलिमेंट्स, इनका रेगुलेशन में रोल होता है। ये किसी भी तरीके से अमाइनो एसिड को बनाने में रोल प्ले नहीं करते हैं, लेकिन जो ट्रांसलेटेड रीजन यहाँ पर होगा ये यहाँ पे रोल प्ले करता है इन द सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, अब देखो, अब ये यहाँ पर किससे कंसिस्ट है, ये कंसिस्ट है कॉन्टिग्यूस नॉन ओवरलैपिंग स्ट्रिंग ऑफ जेनेटिक कोड। तो अब ये जो कॉन्टिग्यूस नॉन ओवरलैपिंग स्ट्रिंग ऑफ जेनेटिक कोड होती है, इसे हम यहाँ पर नाम देते हैं, इसे बोला जाता है, ये होगी, ठीक है, इसे बोलते हैं ORF। ठीक है, इसे यहाँ पे बोलते हैं ORF। ORF यहाँ पर क्या होगा, इट इज ओपन रीडिंग फ्रेम। ठीक है, ये यहाँ पर है ओपन रीडिंग फ्रेम। तो हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि mRNA जो यहाँ पर है इसमें एक तो यूटीआर प्रेजेंट है। ठीक है, सेकेंड यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे ओपन रीडिंग फ्रेम प्रेजेंट है। ओपन रीडिंग फ्रेम का मतलब क्या है, ये वो प्रोटीन कोडिंग रीजन होगा जहां पे स्ट्रिंग ऑफ जेनेटिक कोड प्रेजेंट है, जो क्या करते हैं, आगे अमाइनो एसिड को सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, तो 2 पार्ट यहाँ पर हुए, 2 रीजंस यहाँ पे mRNA में प्रेजेंट है, वन इज प्रोटीन कोडिंग रीजन एंड सेकेंड यहाँ पर है अनट्रांसलेटेड रीजन। अब इन्हीं के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं, जिसमें सबसे पहला यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे प्रोटीन कोडिंग रीजन या फिर ORF के बारे में। ठीक है, तो जो फर्स्ट यहाँ पर होगा, फर्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं प्रोटीन कोडिंग रीजन। ठीक है, इनके बारे में यहां पर देखते हैं प्रोटीन कोडिंग रीजन जो यहां पर होगा। अब देखना, जो ये प्रोटीन कोडिंग रीजन यहां पर होता है, ठीक है, सिंपल सा, अब यहां पर क्या है, ORF। ठीक है, ORF ओपन रीडिंग फ्रेम। तो यहां पर जो ईच ORF होता है, ईच ORF स्पेसिफाइड अ प्रोटीन। एक जो ORF यहां पर होगा वो क्या करता है, एक प्रोटीन को स्पेसिफाई करता है, मतलब ये एक प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, जो ईच ORF यहां पर होगा। ठीक है, ओपन एंडिंग फ्रेम। अब ये जो ORF होता है इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसमें यहां पे प्रेजेंट है फर्स्ट कोडोन। ठीक है, इसका पहला कोडोन यहां पर होगा। अब ये जो फर्स्ट कोडोन है, इस फर्स्ट कोडोन को बोला जाता है स्टार्ट कोडोन। ठीक है, ORF का जो पहला कोडोन होता है इसे बोला जाता है स्टार्ट कोडोन, या फिर इसे यहां पर बोलते हैं इनिशिएटिंग कोडोन। ठीक है, इनिशिएटिंग कोडोन या फिर ये क्या होगा, स्टार्ट कोडोन। ऐसे यहां पर जो लास्ट कोडोन प्रेजेंट होगा, अब इस लास्ट कोडोन को बोला जाता है स्टॉप कोडोन। ठीक है, लास्ट कोडोन को यहां पर बोलते हैं स्टॉप कोडोन, या फिर इसको और बोला जाता है
टर्मिनेटिंग कोडोन, ठीक है, और इसे यहां पर क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग कोडोन। तो सिंपल सा क्या है, ORF इज अ स्ट्रिंग ऑफ जेनेटिक कोड इन विच फर्स्ट कोडोन इज स्टार्ट कोडोन एंड लास्ट कोडोन इज स्टॉप कोडोन, ठीक है। अब देखो, जैसे जब हम यहाँ पे स्टार्ट कोडोन की बात करते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे स्टार्ट कोडोन होगा, स्टार्ट कोडोन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में यहां पर देखते हैं, तो बैक्टीरिया में जो स्टार्ट कोडोन होते हैं वो यहां पे यूजली प्रेजेंट होता है, यूजली होगा AUG, ठीक है, ये होता है AUG। बैक्टीरिया में यूजली जो यहां पे स्टार्ट कोडोन होता है AUG, बट इसके अलावा यहां पर और प्रेजेंट हो सकता है GUG, ठीक है। इसके अलावा बैक्टीरिया में और यहां पे प्रेजेंट हो सकता है GUG, और यहां पर और प्रेजेंट हो सकता है UUG, ठीक है। तो देखो, यूजली जो यहाँ पे कोडोन होते हैं स्टार्ट कोडोन वो AUG है, बट सम टाइम यहां पर जो कोडोन होगा वो हो सकता है GUG एंड UUG, ठीक है। बैक्टीरिया के केस में बात करें प्रोकैरियोटिक सेल में, ठीक है। अब ऐसे अगर हम यहां पर यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में, तो यूकैरियोटिक सेल में जो स्टार्ट कोडोन होता है या फिर जो इनिशिएटिंग कोडोन यहां पर होता है, इट इज ऑलवेज AUG, ठीक है। अब ये जो AUG यहां पर है, इट इज ऑलवेज ही यहां पर जो कोडोन होगा ये होता है AUG। बैक्टीरिया में AUG, GUG, UUG तीनों हो सकते हैं, बट इन केस ऑफ यूकैरियोट इट इज ऑलवेज AUG, ठीक है। पहला कोडोन स्टार्ट कोडोन होगा जो बेसिकली क्या करता है, ट्रांसलेशन प्रोसेस को स्टार्ट करने का काम करता है, ठीक है। अब देखो यहां पर ना जो ORF है, ORF में हमने ये बोला कि इसका जो फर्स्ट और लास्ट कोडोन यहाँ पे स्टॉप कोडोन, फर्स्ट यहाँ पे क्या है, स्टार्ट कोडोन है। तो अभी ऐसा देखो, मतलब कुछ बुक्स में या फिर कुछ केसेस में यहाँ पर मतलब ये मेंशन है कि जो लास्ट कोडोन या फिर जो स्टॉप कोडोन होता है, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ ORF, ठीक है। बट आपकी जो वॉटसन बुक है वहां पे क्लियरली मेंशन है कि जो ORF होता है, ORF में लास्ट कोडोन जो यहाँ पे स्टॉप कोडोन है वो प्रेजेंट होता है। बट आपको कहीं पे ऐसा भी मिल सकता है कि जहां पे ये लिखा हो कि जो स्टॉप कोडोन है इट इज नॉट द पार्ट ऑफ ORF, ठीक है। बट वैसे यहाँ पे मेंशन है कि यहाँ पर क्या होगा, स्टॉप कोडोन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो स्टार्ट कोडोन ये यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ये जनरली हम जेनेटिक कोड्स में भी देखते हैं, ठीक है। बस एक यहाँ पे मेंशन कर लेना कि UUG भी बैक्टीरिया के केस में स्टार्ट कोडोन हो सकता है, विच इज नॉट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। अब ऐसे यहाँ पर, अब जैसे हमने यहाँ पे स्टार्ट कोडोन का देखा, अब ऐसे यहाँ पर क्या होगा, स्टॉप कोडोन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। स्टॉप कोडोन यहाँ पर क्या हुआ, ये यहाँ पे है लास्ट जो यहाँ पर होगा। अब स्टॉप कोडोन हमें पता है कि ये कैसा यहाँ पर होता है, UAG, ठीक है, और यहाँ पर हो सकता है UAA, ठीक है, और ये हो सकता है UGA। तो ये तीन यहाँ पर होते हैं स्टॉप कोडोन, और ये यहाँ पर आ जाते हैं स्टार्ट कोडोन, ठीक है। तो सिंपल सा यहाँ पे समझा हमने प्रोटीन कोडिंग रीजन के बारे में। प्रोटीन कोडिंग रीजन को यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ORF, ठीक है, जो यहाँ पे क्या करता है, एक प्रोटीन के लिए यहाँ पे कोड करते हैं उसे ORF बोला जाता है, जो स्टार्ट करता है स्टार्ट कोडोन से, और एंड इसका यहाँ पर होता है स्टॉप कोडोन पर, ठीक है। अब इसे ORF के बेसिस पर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ORF, ठीक है। अब यहां पर होगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ORF, ORF के नंबर के बेसिस पर यहां पर होते हैं 2 टाइप ऑफ mRNA, ठीक है, प्रेजेंट है 2 टाइप ऑफ mRNA। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ORF के बेसिस पर 2 टाइप के mRNA कौन कौन से यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। एक तो हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट होगा, इसको बोला जाता है मोनोसिस्टोनिक, ठीक है, एक होता है मोनोसिस्टोनिक और एक होता है पॉलीसिस्टोनिक। तो 2 टाइप के यहां पर क्या है mRNA, वन इज मोनोसिस्टोनिक एंड अनदर इज पॉलीसिस्टोनिक। अब देखो नाम से पता लग रहा है, मोनो मतलब यहां पर क्या होगा, यहां पे प्रेजेंट होगा सिंगल ORF, सिर्फ एक ही ORF यहां पे प्रेजेंट होगा। और अगर हम पॉलीसिस्टोनिक के केस में बात करें तो यहां पे क्या प्रेजेंट होंगे, यहां पे प्रेजेंट होंगे मल्टीपल ORF,
तो एक ही mRNA में जब यहाँ पर सिंगल ORF प्रेजेंट हो देन इट इज नोन एज मोनोसिस्टोनिक, और ऐसे अगर एक ही mRNA में मल्टीपल ORF प्रेजेंट हो देन इट इज नोन एज पॉलीसिस्टोनिक। ठीक है, तो मोनो और पोली का सिंपल सा मतलब यहाँ पर आता है। अब ये जो मोनोसिस्टोनिक यहाँ पर होते हैं इट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स का जो mRNA होता है इट इज मोनोसिस्टोनिक। ठीक है, मोनोसिस्टोनिक होता है। और ऐसे अगर हम यहाँ पर प्रोकैरियोट्स का यहाँ पर देखें, प्रोकैरियोट्स का जो mRNA होता है इट इज पॉलीसिस्टोनिक। ठीक है, देखो इसको कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, इसको हम देखेंगे यहाँ पे डायग्राम से, यहाँ पे देखते हैं मोनोसिस्टोनिक एंड पॉलीसिस्टोनिक को। जैसे ये यहाँ पे mRNA है। ठीक है, अब इस mRNA में यहाँ पर AUG और यहाँ पर प्रेजेंट है UAA। तो ये यहाँ पर हुआ स्टार्ट कोडोन और ये यहाँ पे प्रेजेंट है स्टॉप कोडोन। ठीक है, स्टॉप कोडोन यहाँ पर है 5 प्राइम 3 प्राइम। ठीक है, अब देखो स्टार्ट कोडोन और स्टॉप कोडोन, तो यहाँ पर क्या हुआ, स्टार्ट और स्टॉप कोडोन प्रेजेंट है, तो मतलब ये यहाँ पर हुआ ORF। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, सिंगल ORF प्रेजेंट है, 1 ही है, नंबर इसका यहाँ पे देखा जाए 1 यहाँ पर होगा। ठीक है, अब जब हम प्रोटीन सिंथेसिस की बात करते हैं तो इसमें यहाँ पर होता क्या है प्रोटीन सिंथेसिस में, कि यहाँ पर आके क्या करेगा, राइबोसोम आके बाइंड करेगा। ठीक है, राइबोसोम की बाइंडिंग यहाँ पर होगी और फिर इससे यहाँ पर क्या बनेगी, जब ये राइबोसोम मूव करेगा यहाँ पर क्या बनाएगा, पेप्टाइड चेन। और राइबोसोम मूव यहाँ पे करेगा, तब तक मूव करेगा जब तक उसको यहाँ पे क्या नहीं मिल जाता, स्टॉप कोडोन नहीं मिल जाता, तब तक राइबोसोम की मूवमेंट होगी और ये मूव करते हुए यहाँ पे क्या करेगा, पेप्टाइड चेन को यहाँ पे बनाएगा। ठीक है, अब देखो इससे यहाँ पर हम क्या समझ सकते हैं, इससे ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक mRNA मॉलिक्यूल ने यहाँ पर क्या बनाया, सिंगल पेप्टाइड चेन को बनाया, तो इस टाइप के mRNA को बोला जाता है मोनोसिस्टोनिक। ठीक है, तो मोनोसिस्टोनिक को कैसे हम समझ सकते हैं कि जब हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, व्हेन सिंगल mRNA, जब यहाँ पर क्या है, सिंगल mRNA यहाँ पर क्या करता है, इट एनकोड्स फॉर सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, ये किसके लिए एनकोड करता है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए एनकोड करता है, देन इट इज नोन एज मोनोसिस्टोनिक। या इसको ऐसे समझ सकते हो कि सिंगल ORF प्रेजेंट है, या इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जब एक mRNA एक ही प्रोटीन चेन को बनाता है, एक ही पेप्टाइड यहाँ पर बनाता है, तो इसे बोला जाता है मोनोसिस्टोनिक। और यूकैरियोट्स में जनरली यहाँ पर क्या होते हैं, मोनोसिस्टोनिक mRNA प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब जैसे हम यूकैरियोट्स के केस में बात करते हैं, तो यूकैरियोट्स में यहाँ पर प्रोकैरियोट्स के केस में बात करते हैं, यूकैरियोट्स हमने देख लिया। अब देखो प्रोकैरियोट्स में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर भी क्या है, 5 प्राइम 3 प्राइम mRNA यहाँ पर हुआ। अब देखो इस mRNA में यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, अब यहाँ पे AUG यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर UAA। ठीक है, तो एक तो यहाँ पर क्या हुआ, एक यहाँ पे प्रेजेंट है ये ORF1, 1 ओपन रीडिंग फ्रेम यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब ऐसे देखो यहाँ पर क्या है, इसी के साथ अगर यहाँ पर AUG और यहाँ पे UAA ऐसे यहाँ पर क्या प्रेजेंट हो, ORF2 यहाँ पे प्रेजेंट हो, ORF1 और यहाँ पे क्या ORF2, तो अब देखो यहाँ पे कितने 2 ORF यहाँ पे प्रेजेंट है, तो मल्टीपल ORF यहाँ पर हुए, तो इसको यहाँ पे क्या बोला, पॉलीसिस्टोनिक। ठीक है, अब देखो इस पॉलीसिस्टोनिक से यहाँ पर क्या होगा, इसमें यहाँ पर भी राइबोसोम बाइंड करेगा, इसमें यहाँ पर भी राइबोसोम बाइंड करेगा, और फिर यहाँ पर इससे यहाँ पे एक पेप्टाइड चेन यहाँ पे सिंथेसाइज होगी और एक पेप्टाइड चेन क्या होगी, यहाँ से सिंथेसाइज होगी। तो अब एक mRNA से यहाँ पर क्या हुआ, मोर देन 1 पेप्टाइड चेन की सिंथेसिस हुई, देन इट इज नोन एज पॉलीसिस्टोनिक। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, पॉलीसिस्टोनिक में यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, सिंगल mRNA। ठीक है, सिंगल mRNA यहाँ पे किसके लिए एनकोड करता है, ये एनकोड करता है मल्टीपल पेप्टाइड, देन इट इज नोन एज पॉलीसिस्टोनिक। ठीक है, क्लियर है, सबको समझ में आना। तो सिंपल सा कैसे याद रखना है, मोनो मतलब सिंगल। तो यूकैरियोट्स में होता क्या है, एक ही mRNA से एक पेप्टाइड चेन बनती है, या फिर एक mRNA पर यहाँ पे एक ही ORF प्रेजेंट होता है, तो उसे मोनोसिस्टोनिक। और जब हम यहाँ पर प्रोकैरियोट्स के केस की बात करते हैं तो यहाँ पर पोली होगा, पोली मतलब मल्टीपल ORF, मतलब मल्टीपल ORF, तो यहाँ पर क्या है, मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन। जितने ORF प्रेजेंट होते हैं उतने ही पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। ठीक है, इसको वैसे भी याद कर सकते हो PP से। ठीक है, PP, तो पॉलीसिस्टोनिक
इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर किया कि जो यहाँ पे हमारा एमआरएनए होता है, एमआरएनए में जो यहाँ पे प्रोटीन कोडिंग रीजन होता है, इसमें ओआरएफ इसको बोलता है, और इसके बेसिस पे हम यहाँ पर क्या करते हैं, टू टाइप ऑफ एमआरएनए, जिसमें यहाँ पे हमारा बन जाता है मोनोसिस्टोनिक और यहाँ पर बनता है पॉलीसिस्टोनिक। ठीक है, अब देखो जैसे ये आपके सामने डायग्राम है जो वॉटसन का ही है। अब इसमें देखो यहाँ पर ये जो यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है ना, ये यहाँ पर है प्रोकैरियोट्स का। ठीक है, ये यहाँ पर होगा, ये प्रोकैरियोटिक एमआरएनए है। ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक एमआरएनए, और ये जो यहाँ पर हुआ ये यहाँ पर है यूकैरियोटिक एमआरएनए। अब हम इसको यहाँ पे समझेंगे कैसे यहाँ पे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक एमआरएनए पॉलीसिस्टोनिक और मोनोसिस्टोनिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो जैसे अगर आप ये प्रोकैरियोटिक एमआरएनए को देखो तो इसमें ये 5 प्राइम एंड और इस 5 प्राइम एंड पर यहाँ पे प्रेजेंट है 3 फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिंपल सा 5 प्राइम एंड पे 3 फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, ये हम रेप्लिकेशन में देखते हैं। अब ऐसे देखो आरबीएस, अब पहले तो देखो जो यहाँ पे प्रोकैरियोट्स होते हैं इसको हम फर्दर आगे जब इनिशिएशन प्रोसेस करेंगे वहां पर भी हम करेंगे। तो आरबीएस का मतलब यहाँ पर है राइबोसोम बाइंडिंग साइट। ठीक है, आरबीएस होती है राइबोसोम बाइंडिंग साइट जो प्रोकैरियोटिक एमआरएनए में प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये वो साइट है जहां पे एमआरएनए बाइंड करता है। ठीक है, अब देखो राइबोसोम बाइंडिंग साइट, स्टार्ट कोडोन, स्टॉप कोडोन, तो ये क्या बन गया यहाँ पे ORF1। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे राइबोसोम बाइंडिंग साइट मतलब यहाँ पे अनदर राइबोसोम बाइंड कर सकता है, स्टार्ट कोडोन, स्टॉप कोडोन, और यहाँ पर क्या हुआ, सेकेंड ORF यहाँ पे प्रेजेंट है। फिर से यहाँ पे आरबीएस, राइबोसोम बाइंडिंग साइट, स्टार्ट कोडोन, स्टॉप कोडोन, और ये यहाँ पर क्या है 3 यहाँ पे ORF प्रेजेंट हुआ। तो अब इस एमआरएनए में क्या रिप्रेजेंट किया है कि यहाँ पे प्रेजेंट है 3 ORF, तो यहाँ पे राइबोसोम बाइंड कर सकता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे राइबोसोम बाइंड कर सकता है, यहाँ पे राइबोसोम बाइंड कर सकता है साइमल्टेनियसली, एक साथ ही यहाँ पर 3 राइबोसोम बाइंड कर सकते हैं, और एक साथ यहाँ पर क्या देखो एक पेप्टाइड चेन, सेकेंड पेप्टाइड चेन और थर्ड पेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली यहाँ पर हो सकते हैं, तो इसे बोला जाता है पॉलीसिस्टोनिक। ठीक है, इसे बोलते हैं पॉलीसिस्टोनिक। आप पॉलीसिस्टोनिक को सिंपल सा समझ सकते हो, जैसे हम ऑपेरोन करते हैं ना, लैकोप्रोन होता है, ट्रिप्टोफैन ऑपेरोन है, हम सब ने पढ़ा हुआ है ना लैकोप्रोन ट्रिप्टोफैन ऑपेरोन के बारे में। कि लैकोप्रोन में क्या होता है 3 स्ट्रक्चरल जीन हम करते हैं ना, Z, Y एंड A। ठीक है, अब उसमें वहां पर क्या हुआ, वो पॉलीसिस्टोनिक है ना। पॉलीसिस्टोनिक क्यों, क्योंकि वहां पे क्या होगा एक ही एमआरएनए बनेगा जिसमें तीनों के यहाँ पे क्या होंगे जेनेटिक कोड्स प्रेजेंट होंगे, जो यहाँ पे Y के भी होंगे, Z के भी, A के भी होंगे, और एक ही एमआरएनए से 3 पेप्टाइड चेन बनेगी, मतलब 3 एंजाइम्स बनेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा एग्जांपल किसका, ये पॉलीसिस्टोनिक ही है। ठीक है, बट जब हम यहाँ पर यूकैरियोटिक में यहाँ पे बात करते हैं तो यूकैरियोटिक में फर्स्ट तो यहाँ पे आरबीएस नहीं होते, देखो कहीं पर भी आरबीएस मेंशन नहीं है, और यूकैरियोट्स में हम देखते हैं कि यहाँ पे कैप प्रेजेंट होती है, 5 प्राइम कैप होता है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस में हमने देखा है कैप, और यहाँ पे होती है टेल, तो 3 प्राइम एंड पे टेल होगी विच इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक एमआरएनए, जो प्रेजेंट किसमें होती है यूकैरियोटिक एमआरएनए में। ठीक है, अब इसके अलावा देखो यहाँ पे ये स्टार्ट कोडोन प्रेजेंट है, यहाँ पे स्टॉप कोडोन प्रेजेंट है, राइबोसोम की बाइंडिंग, मूवमेंट, और राइबोसोम यहाँ पे क्या करता है एक पेप्टाइड चेन बनाएगा, और यहाँ पर जो ORF है वो कैसा यहाँ पर है 1 ही ORF यहाँ पे प्रेजेंट होगा, सिंगल ORF यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर हमने क्या बोला कि ये जो यहाँ पर होगा इट इज मोनोसिस्टोनिक। क्लियर है सबको, पॉलीसिस्टोनिक, मोनोसिस्टोनिक, तो सबको इसका मीनिंग समझना है पॉली एंड मोनोसिस्टोनिक का, कि मतलब यहाँ पर क्या होता है 1 एंड मल्टीपल ORF का प्रेजेंट होना। ठीक है, अब ये तो देखो हमने यहाँ पे समझा प्रोटीन कोडिंग रीजन के बारे में। तो प्रोटीन कोडिंग रीजन में हमने यही देखना होता है कि यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है, कि यहाँ पर ORF है, स्टार्ट एंड स्टॉप कोडोन, और यहाँ पे क्या करेगा राइबोसोम बाइंडिंग और पेप्टाइड चेन के सिंथेसिस। ठीक है, अब इसके अलावा हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने और यहाँ पे देखा अनट्रांसलेटेड रीजन। तो जो सेकंड यहाँ पर है, अब सेकंड हम यहाँ पे देखते हैं यूटीआरस के बारे में, अनट्रांसलेटेड रीजन। ठीक है, सेकंड यहाँ पर देखते हैं यूटीआरस, अनट्रांसलेटेड रीजन के बारे में। अब देखो जब यहाँ पे यूटीआरस होते हैं, अब ये यूटीआरस भी यहाँ पर कैसे होते हैं, 2 टाइप के, या फिर ये बोल सकते हैं 2 टाइप के नहीं, बेसिकली 2 जगह पे प्रेजेंट होते हैं। तो एक तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है 5 प्राइम एंड पर, तो जिसे 5 प्राइम यूटीआर बोला जाता है, और एक प्रेजेंट होता है 3 प्राइम एंड पर, जिसे बोला जाता है 3 प्राइम यूटीआर। ठीक है, तो ये यहाँ पर होता है 5 प्राइम यूटीआर, ये प्रेजेंट होगा बिफोर स्टार्ट कोडोन। तो स्टार्ट कोडोन से पहले जो अनट्रांसलेटेड रीजन प्रेजेंट है इट इज नोन एज 5 प्राइम यूटीआर, और ऐसे जो यहाँ पर आफ्टर स्टॉप कोडोन होगा, आफ्टर स्टॉप कोडोन जो यहाँ पे प्रेजेंट है ये होता है
3 प्राइम यूटीआर। तो एक 5 प्राइम एंड पे प्रेजेंट है, एक 3 प्राइम एंड पे प्रेजेंट है, 5 प्राइम यूटीआर एंड 3 प्राइम यूटीआर। 5 प्राइम यूटीआर को जनरली बोला जाता है लीडर, इन्हें बोला जाता है लीडर सीक्वेंसेस, ये लीडर सीक्वेंस होते हैं, ठीक है। और जो 3 प्राइम यूटीआर है इन्हें बोला जाता है ट्रेलर, ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं, ट्रेलर सीक्वेंस। और इनका जो मेन फंक्शन होता है बेसिकली रेगुलेशन में होता है, ठीक है। 5 प्राइम यूटीआर, 3 प्राइम यूटीआर, लीडर, और यहाँ पर क्या है, ट्रेलर सीक्वेंस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे अब यहाँ पर जो लीडर सीक्वेंस है ना, मतलब जो 5 प्राइम यूटीआर है, हम बेसिकली यूकैरियोट्स में करते हैं। यूकैरियोट्स में क्या होता है ना कि जैसे ये एमआरएनए यहाँ पर होगा, अब इस एमआरएनए के पास राइबोसोम बाइंडिंग साइट तो है नहीं कि जहाँ पे राइबोसोम जाके बाइंड करेगा यूकैरियोट्स के केस में। तो इस एमआरएनए की जो ये कैप है, ये देखो ये कैप लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इस कैप लाइक स्ट्रक्चर जो 5 प्राइम कैप यहाँ पर होती है, यहाँ पर जाके राइबोसोम बाइंड करता है, और इसी कैप के साथ यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, 5 प्राइम यूटीआर। तो यहाँ पर क्या किया, बाइंडिंग हुई, तो जो राइबोसोम की बाइंडिंग यहाँ पर होती है, वहां पर जो रोल प्ले करता है वो 5 प्राइम यूटीआर आ जाता है। फिर वो राइबोसोम स्कैन करता है कि कहाँ पर स्टार्ट कोडॉन प्रेजेंट है। स्कैनिंग की प्रोसेस हम किस में देखते हैं, यूकैरियोट्स में देखते हैं। तो वहां पे 5 प्राइम यूटीआर रोल प्ले करते हैं कि राइबोसोम की बाइंडिंग होगी 5 प्राइम कैप पर, तो वो फिर आगे राइबोसोम क्या करता है, स्कैनिंग यहाँ पे करता है, ठीक है। तो लीडर सीक्वेंस का एज सच कोई प्रोटीन यहाँ पे सिंथेसाइज नहीं करता है, ठीक है, लेकिन बट ये किस में रोल प्ले करते हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस में रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये क्या है, रेगुलेटरी एलिमेंट्स है, ठीक है। सेकेंड देखो, ट्रेलर जो यहाँ पर है, अब ये ट्रेलर भी नहीं पार्टिसिपेट कर रहा प्रोटीन सिंथेसिस में, तो इसका रोल यहाँ पर क्या होता है, इसका मेनली रोल होता है, ये डिफाइन करता है रेट ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है। ट्रांसलेशन रेट को डिफाइन करता है, उसको अफेक्ट करता है, तो वहां पर ये रोल प्ले करता है लीडर, और जो यहाँ पे ट्रेलर सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब जैसे अब हम एक कंप्लीट स्ट्रक्चर यहाँ पे करते हैं एमआरएनए का, प्रोकैरियोटिक एमआरएनए, यूकैरियोटिक एमआरएनए कि कैसे यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे जिसमें हम अब यूटीआर भी मेंशन करेंगे। तो जैसे ये यहाँ पर हुआ 5 प्राइम 3 प्राइम, अब जैसे ये यहाँ पर है यूकैरियोटिक, ठीक है, पहले यहाँ पे यूकैरियोटिक देखते हैं, देन वी विल सी प्रोकैरियोटिक एमआरएनए। यूकैरियोटिक एमआरएनए में ये सबको पता है ना, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा कैप, हमने पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन में कवर किया, जहाँ पे किया था कि मिथाइलेटेड ग्वेनिन प्रेजेंट होता है, 7th पोजीशन पर मिथाइलेशन होती है, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ये है यहाँ पर टेल, ठीक है। यूकैरियोट्स में 5 प्राइम कैप 3 प्राइम टेल यहाँ पे प्रेजेंट होगी। अब इसके अलावा अब यहाँ पर देखो ऐसे, ये यहाँ पे AUG, ठीक है, ऐसे यहाँ पे प्रेजेंट है ये UAA, स्टॉप एंड स्टार्ट कोडोन, ठीक है, यहाँ पर ये स्टार्ट कोडोन हुआ, और ऐसे यहाँ पर ये प्रेजेंट है स्टॉप। तो अब स्टार्ट कोडोन से पहले ये जो रीजन यहाँ पर है, ये है यहाँ पर 5 प्राइम यूटीआर, ठीक है, 5 प्राइम यूटीआर, और इसको यहाँ पर क्या बोला, इसको बताया, इसको बोला जाता है लीडर सीक्वेंस, ठीक है, इसे बोलते हैं लीडर सीक्वेंस। ऐसे यहाँ पर क्या होगा, ये जो यहाँ पे प्रेजेंट होगा इट इज 3 प्राइम यूटीआर, और इसको यहाँ पर क्या बोला जाता है, ट्रेलर सीक्वेंस, ठीक है। तो अगर हम यूकैरियोटिक एमआरएनए का स्ट्रक्चर देखते हैं तो, और यहां से लेके ये जो पूरा का पूरा पार्ट होगा इट इज ORF, ठीक है। अब ये ORF यहाँ पे क्या बनाएगा, ये बनाएगा यहाँ पे पेप्टाइड चेन, पेप्टाइड चेन के सिंथेसिस करेगा। अब ऐसे हम यहाँ पर देखते हैं प्रोकैरियोटिक आरएनए, ठीक है, प्रोकैरियोटिक एमआरएनए यहाँ पर होता है। अब ऐसे यहाँ पर ये होगा 5 प्राइम 3 प्राइम, ठीक है। अब यहाँ पे जो 5 प्राइम 3 प्राइम है, इसमें अब यहाँ पे कैपिंग और टेलिंग नहीं होती, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर क्या है, AUG, ऐसे यहाँ पर UAA, ठीक है, AUG UAA, इसमें यहाँ पे राइबोसोम बाइंडिंग साइट भी होती है, मैं अभी रिप्रेजेंट नहीं कर रही हूँ, हमने ऑलरेडी वो पॉलीसिस्टोनिक पे देख लिया, अभी डायग्राम देखा था ना, उसमें हमने राइबोसोम बाइंडिंग साइट देखी, तो ये अंडरस्टूड है कि हर एक ORF में यहाँ पे राइबोसोम बाइंडिंग साइट भी प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ पर, अब ये जो रीजन यहाँ पर हुआ, ये यहाँ पर होगा 5 प्राइम UTR, ठीक है। ऐसे यहाँ पर जो रीजन होगा इट इज 3 प्राइम UTR, ये जो यहाँ पर है ये है यहाँ पे ORF1, और ये जो यहाँ पर होता है इट इज ORF2, ORF1 ORF2 5 प्राइम UTR एंड 3 प्राइम UTR, ठीक है। और ऐसे यहाँ पर ऐसा होता है कि जो ये दो यहाँ पे ORF होते हैं ना, इनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है,
तो इसे बोला जाता है जनरली इंटरसिस्टोनिक स्पेस। ठीक है, इन्हें बोला जाता है इंटरसिस्टोनिक स्पेस। और देखो ये जो यहाँ पे 5 प्राइम और 3 प्राइम न्यूक्लियर है, ये एंड्स पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बीच में कहीं पे भी होगा, ये एंड्स पे प्रेजेंट है। तभी यहाँ पर एक 5 प्राइम न्यूक्लियर और यहाँ पर ये 3 प्राइम न्यूक्लियर प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर है सबको? एमआरएनए का स्ट्रक्चर क्लियर है? तो एमआरएनए के स्ट्रक्चर में क्या याद रखना है? एमआरएनए के स्ट्रक्चर में याद रखना है कि यहाँ पर क्या होता है, दो कोडिंग, दो रीजन यहाँ पे प्रेजेंट है, कोडिंग और नॉन कोडिंग, सॉरी, कोडिंग और प्रोटीन कोडिंग रीजन एंड अनट्रांसलेटेड, या फिर उसको बोल सकते हो ट्रांसलेटेड और अनट्रांसलेटेड रीजन। ठीक है, अनट्रांसलेटेड मतलब जो आगे अमीनो एसिड्स नहीं बनाता है। ठीक है, तो उसमें भी याद रखना है ओआरएफ। ओआरएफ क्या होता है? मोनोसिस्टोनिक, पॉलीसिस्टोनिक, 5 प्राइम न्यूक्लियर, 3 प्राइम न्यूक्लियर। और ओआरएफ यहाँ पर क्या करता है? पेप्टाइड चेन बनाता है। प्रोकैरियोट्स में पॉली प्रेजेंट है और यहाँ पर जो यूकैरियोट्स है इनमें मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, आई होप एमआरएनए का स्ट्रक्चर क्लियर होगा ना सबको। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सेकेंड इज ट्रांसफर आरएनए। सो नेक्स्ट वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम यहाँ पर देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। अब पहला तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज ट्रांसफर आरएनए या फिर टीआरएनए इज द एडाप्टर मॉलिक्यूल। इट इज एडाप्टर मॉलिक्यूल between genetic code and amino acids। तो अब ये जो यहाँ पे टीआरएनए है, ये एक टाइप का एडाप्टर मॉलिक्यूल है। देखो समझेंगे इसको कैसे। अब देखो, जैसे हमने पहले भी देखा था, ये यहाँ पर है एमआरएनए। ठीक है, ये एमआरएनए है। अब इस एमआरएनए पे कुछ सीक्वेंस प्रेजेंट है। ठीक है, सीक्वेंस यहाँ पे प्रेजेंट है 5 प्राइम 3 प्राइम। अब इससे यहाँ पर क्या बनती है? यहाँ पर बन रही है अमाइनो एसिड चेन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सिंपल से एक चीज समझो। अब यहाँ पर ये जो अमाइनो एसिड है, ठीक है, अब ये अमाइनो एसिड स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक जैसे, अब जैसे जेनेटिक कोड में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो AUG होगा, AUG कोड्स पर मिथुनिन अमाइनो एसिड। ठीक है, ये मिथुनिन अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है। ठीक है, ऐसे अगर हम और देखें जैसे, और यहाँ पर आता है UUU, ये कोड करता है फॉर दी फेनिलएलनिन। तो अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये जो सीक्वेंस होगा, ये सीक्वेंस एक्चुअल में डिटरमाइन करता है किसके सीक्वेंस को? यहाँ पर अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को, क्योंकि जो जेनेटिक कोड्स है दीज आर स्पेसिफिक फॉर ईच अमाइनो एसिड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब जैसे AUG को यहाँ पर क्या करना है? AUG यहाँ पे AUG के साथ इसको जो कोड करना है, मिथुनिन के लिए कोड करना है। ठीक है, अब जो मिथुनिन है, मिथुनिन का यहाँ पे क्या होगा? जो स्ट्रक्चर यहाँ पे होगा, अब अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड की यहाँ पर क्या होगी? इसकी साइड चेन यहाँ पे प्रेजेंट होगी। ऐसे मिथुनिन के पास भी यहाँ पर क्या होगा? साइड चेन यहाँ पे प्रेजेंट होगी। तो अब देखो, जो साइड चेन यहाँ पर है, अमाइनो एसिड की जो साइड चेन होती है, इनके पास एबिलिटी नहीं होती कि ये यहाँ पर इस जेनेटिक कोड को क्या कर सके? रीड कर सके। ठीक है, क्योंकि सिंपल से देखो, जब ये एमआरएनए पर यहाँ पर लाइन में एक सीक्वेंस में अमाइनो एसिड ऐड होंगे, तो उनको कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन तो मिलनी चाहिए ना, कहीं ना कहीं से रीडिंग तो यहाँ पर हो कि अब मिथुनिन को आना है, या फिर अब किसी फेनिलएलनिन अमाइनो एसिड को आना है, या अभी एलानिन को आना है, या अभी वैलिन को आना है। तो यहाँ पे एक सीक्वेंस में जो अमाइनो एसिड है, तो यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन, मतलब कुछ ऐसा तो हो रीड करने के लिए, तो कुछ होना कि जो जेनेटिक कोड को रीड करके यहाँ पर क्या करे? स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को ऐड कर दे। अब अमाइनो एसिड की जो साइड चेन है, इनके पास तो एबिलिटी नहीं है कि ये खुद से जाके क्या करे? रीड कर सके, इंटरेक्शन कर पाए यहाँ पे किसके साथ? इन जेनेटिक कोड के साथ। ठीक है, तो जो साइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड होती है, ये इन जो जेनेटिक कोड यहाँ पर होते हैं, इनके साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकते। सिंपल सा वैसे भी समझो, अमाइनो एसिड है, स्ट्रक्चर होगा साइड चेन, न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड का अपना एक स्ट्रक्चर होगा। अब न्यूक्लियोटाइड और जो यहाँ पे साइड चेन में जो यहाँ पे जो भी ग्रुप प्रेजेंट है, ये अब आपस में बॉन्ड नहीं बना सकते, इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से जो यहाँ पे अमाइनो एसिड होगा, ये जाके बाइंड नहीं कर सकता डायरेक्टली एमआरएनए के पास, और यहाँ पे एक सीक्वेंस में अरेंज नहीं हो सकते। ठीक है, अब इनके बीच में कुछ ना कुछ ऐसा एक एडाप्टर मॉलिक्यूल चाहिए, एक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल चाहिए, जो क्या करेगा? इस एमआरएनए पर जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है उसको रीड करेगा, और वैसे ही स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को ऐड करता जाएगा एक सीक्वेंस में। ठीक है,
अमीनो एसिड खुद से आके नहीं ऐड हो सकते क्योंकि साइड चेन और यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड है इनके बीच में इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर होता क्या है, बीच में एक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल यहाँ पर आता है विच इज टीआरएनए, जो क्या करता है यहाँ पर इंटरेक्ट करता है एमआरएनए के साथ और यहाँ पर स्पेसिफिक यहाँ पर किसको लेके आता है, अमाइनो एसिड को लेकर आता है। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि जो टीआरएनए होता है इट इज एडाप्टर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, एडाप्टर मॉलिक्यूल। तो इसमें यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे टीआरएनए यहाँ पर आता है बीच में। ठीक है, टीआरएनए मॉलिक्यूल यहाँ पर होगा जो यहाँ पर आएगा, इंटरेक्ट करेगा और इस इंफॉर्मेशन को रीड करेगा और इंफॉर्मेशन को रीड करके अब यहाँ पर ये ऐड करेगा वो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हुआ, अब इनके बीच में यहाँ पे कुछ इंटरमीडिएट चाहिए था। अब ये इंटरमीडिएट यहाँ पर क्या है, एडाप्टर है। रीजन सिंपल सा, क्योंकि ये जो यहाँ पे टीआरएनए होता है, इस टीआरएनए के पास जो न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है और यहाँ पर जो एमआरएनए के पास न्यूक्लियोटाइड होता है, इनके बीच में बेस पेयरिंग पॉसिबल है, ये आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, इनके बीच में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है। तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, इंटरेक्शन करता है और ये टीआरएनए यहाँ पर क्या कर सकता है, अमाइनो एसिड के साथ भी लिंक कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पे एक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल आया जिसे यहाँ पर क्या बोला, टीआरएनए। ठीक है, तो अब हमने इस टीआरएनए का डिटेल स्ट्रक्चर यहाँ पे देखना है। तो पहला तो ये जो टीआरएनए है इट इज एडाप्टर मॉलिक्यूल। एडाप्टर मॉलिक्यूल क्यों है वो सबको समझ में आया होगा ना, कि सिंपल सा एमआरएनए के पास जो कोड्स प्रेजेंट है उनको रीड करने के लिए अमाइनो एसिड के पास एबिलिटी नहीं है, वो नहीं इंटरेक्ट कर सकते, तो उसको रीड करने के लिए बीच में कोई इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल चाहिए दो। तो ये क्या है, इट इज टीआरएनए। ये क्या कर सकता है, एमआरएनए के कोड को रीड कर सकता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। ठीक है, ये कुछ एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दी है। तो यहाँ पर अब हम करेंगे स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखना जो स्ट्रक्चर यहाँ पर होगा टीआरएनए का, अब स्ट्रक्चर जो हम बेसिकली करेंगे, जो मेन यहाँ पर है वो हम देखेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, यहां पर हम देखेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर यहां पर होता है इट इज लाइक क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर। ठीक है, इसे क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर भी बोला जाता है, मतलब क्लोवर लीफ की तरह यहां पर होता है। तो ये है क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर। तो एक तो यहां से आपको याद करना है कि जो क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर जो यहाँ पर रिप्रेजेंटेड है इट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर यहाँ पर होता है टीआरएनए का, क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे टीआरएनए होता है, टीआरएनए जो होगा इट इज अराउंड 75 to 91 न्यूक्लियोटाइड लोन। तो अप्रोक्सीमेटली कुछ 75 to 91 न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब जब हम इसका यहाँ पर ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो यहाँ पे देखते हैं क्लोवर लीफ लाइक, इसमें अब हमें यहाँ पे कुछ पार्ट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो इस पार्ट्स में देखो यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है। इसमें एक यहाँ पे प्रेजेंट होती है, एक यहाँ पे प्रेजेंट होगी एक्सेप्टर स्टैम्प। तो एक जो स्ट्रक्चर यहाँ पर है वो यहाँ पे क्या है, एक्सेप्टर स्टैम्प। सेकेंड जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है इट इज स्टैम्प लूप्स, सेकेंड स्टैम्प लूप स्ट्रक्चर। और जो थर्ड यहाँ पर होता है इट इज वेरिएबल लूप। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, वेरिएबल लूप। अब देखो इसको कैसे समझते हैं, सिंपल सा स्टैम्प स्ट्रक्चर होता है ये, जैसे यहाँ पर आरएनए है, आरएनए में बेसिकली यहाँ पर क्या होता है ना, सेल्फ बेस पेयरिंग यहाँ पर होती है। आरएनए के कुछ सीक्वेंस ऐसे होते हैं जो खुद से बेस पेयरिंग यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो स्टैम्प लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है जिसमें बेस पेयरिंग यहाँ पे प्रेजेंट होगी। तो अब ये तो यहाँ पर क्या है, स्टैम्प। ठीक है, अब जब इस स्टैम्प के साथ यहाँ पर आ जाए लूप, और लूप में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं अनपेयर्ड बेसिस। ठीक है, लूप में यहाँ पे प्रेजेंट होंगे अनपेयर्ड बेसिस। तो ये यहाँ पर स्टैम्प और इसी के साथ यहाँ पर ये क्या है, ये है लूप। तो ये स्टैम्प लूप स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गया। ठीक है, स्टैम्प लूप स्ट्रक्चर। और ऐसे अगर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या हो, लूप प्रेजेंट हो, अनपेयर्ड बेसिस प्रेजेंट हो, तो ये यहाँ पर होगा लूप। तो तीन स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होता है टीआरएनए में, एक ओनली स्टैम्प होगा, एक यहाँ पे स्टैम्प एंड लूप स्ट्रक्चर होता है, और एक यहाँ पर है ओनली लूप। ठीक है, तो जो स्टैम्प स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है इट इज एक्सेप्टर स्टैम्प। ठीक है, स्टैम्प यहाँ पे जो है इट इज एक्सेप्टर स्टैम्प, और जो ओनली लूप स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है इट इज वेरिएबल लूप। अब जो यहाँ पे स्टैम्प लूप स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है, जिसमें यहाँ पे स्टैम्प भी है, जिसमें यहाँ पे स्टैम्प एंड लूप दोनों यहाँ पे प्रेजेंट है,
यहां पर प्रेजेंट होते हैं, डी लूप यहां पे प्रेजेंट होती है, मतलब स्टैम्प लूप में जो लूप्स यहां पे प्रेजेंट है डी लूप होती है, एक यहां पर होता है एंटीकोडोन लूप और एक यहां पर होता है सूडो यूरिडीन लूप, या फिर ये होता है साई यू। ठीक है, ये सिंबल यहां पे साई है, साई यू लूप। ठीक है, तो जनरली देखा जाए तो हम 5 स्ट्रक्चर यहां पर देखते हैं, जिसमें यहां पर क्या है, एक्सेप्टर स्टैम्प, डी लूप, एंटीकोडोन लूप, साई लूप और यहां पर आता है वेरिएबल लूप। ठीक है, अब जैसे स्ट्रक्चर में देखो, यहां पर ये जो स्टैम्प स्ट्रक्चर यहां पर है, ये यहां पर क्या है, ये है एक्सेप्टर स्टैम्प। ठीक है, एक्सेप्टर स्टैम्प। अब इसमें देखो यहां पर ये यहां पे प्रेजेंट है, ये स्टैम्प हुआ, स्टैम्प के साथ यहां पर क्या हुआ, यहां पे लूप यहां पे प्रेजेंट है, तो ये यहां पर हुआ स्टैम्प लूप स्ट्रक्चर, डी लूप यहां पर होती है। फिर यहां पे देखो, यहां पर ये प्रेजेंट है स्टैम्प एंड लूप स्ट्रक्चर, साईयू सूडो यूरिडीन लूप, और यहां पर ये प्रेजेंट है एंटीकोडोन स्टैम्प, यहां पर है ये एंटीकोडोन स्टैम्प होगी, और ये यहां पर है एंटीकोडोन लूप, जहां पर क्या होता है, यहां पे प्रेजेंट होते हैं एंटीकोडोन। ठीक है, तो ये यहां पर क्या है, क्लोवर लीफलेट स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जिसमें यहां पर ये कुछ स्ट्रक्चर मतलब स्टैम्प लूप स्ट्रक्चर, लूप एंड स्टैम्प्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्लियर है ना सबको। और जो यहां पर ये जो रेड लाइन से रिप्रेजेंट है ना, ये यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड रिप्रेजेंट है, बेस पेयरिंग रिप्रेजेंट है, जो रेड लाइन से यहाँ पर है इट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो जैसे इसमें देख सकते हो, यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6 यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब 6 बेसिस के बीच में यहाँ पे पेयरिंग है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो तो यहाँ पर क्या है 1 2 3 4, तो डी लूप में यहाँ पर क्या है 4 बेसिस प्रेजेंट है, बेस पेयरिंग। डी लूप में बेसिकली जो डी की स्टैम्प है, क्योंकि लूप तो अनपेयर्ड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डी स्टैम्प होगी, ये जो स्टैम्प यहाँ पर है, इसमें यहाँ पर क्या होता है 4 बेस पेयर यहाँ पे प्रेजेंट है। जो एंटीकोडोन स्टैम्प है, इसमें यहाँ पर क्या हुए 6 बेस पेयर यहाँ पे प्रेजेंट हुए। ऐसे अब यहाँ पे देखो जो वेरिएबल, ये यहाँ पर जो सूडो यूरिडीन होगा, इसमें 1 2 3 4 5, यहाँ पर कितने 5 बेस पेयर यहाँ पे प्रेजेंट हुए, जो यहाँ पे सूडो यूरिडीन स्टैम्प होगी। ऐसे जो एक्सेप्टर स्टैम्प है यहाँ पे प्रेजेंट है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, तो जो एक्सेप्टर स्टैम्प है यहाँ पे प्रेजेंट होता है 7 बेस पेयर। तो नंबर याद कर सकते हो वैसे 7 5 6 4। ठीक है, या फिर 4 5 6 7, बट इसको एक ऐसे सर्कल में याद कर लो कि इधर से आप आ रहे हो, तो ये 7 यहाँ पे एक्सेप्टर, फिर सूडो यूरिडीन यहाँ पे क्या है 5, तो फिर यहाँ पर ये 6 और यहाँ पर क्या है 4, तो ये बन गया 7 5 6 4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या इनके स्टैम्प में जो बेसिस प्रेजेंट है, बेस पेयरिंग जो यहाँ पर है ये देखा। ठीक है, अब हम इन स्ट्रक्चर्स को थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं और इनका फंक्शन यहाँ पे देखते हैं, क्या क्या होता है, क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टीज यहाँ पर आते हैं वो देखते हैं। अब हम डिटेल में इन स्ट्रक्चर्स को यहाँ पे देखने वाले हैं। वन यहाँ पर होगा एक्सेप्टर स्टैम्प, देन वी विल सी द स्टैम्प लूप स्ट्रक्चर्स, जिसमें डी लूप, एंटीकोडन, सूडो यूरिडीन, और फिर लास्ट यहाँ पर हम देखेंगे वेरिएबल लूप। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर यहाँ पर होगा। स्ट्रक्चर में पहला यहाँ पर होगा एक्सेप्टर स्टैम्प। ठीक है, फर्स्ट यहां पर हम देखेंगे एक्सेप्टर स्टैम्प। ठीक है, अब देखना है इसमें जो एक्सेप्टर स्टैम्प है या फिर ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर होगा, अब देखो इसमें 5 प्राइम और ये यहां पर है 3 प्राइम, और ये जो 3 प्राइम होती है ना, इस 3 प्राइम पर यहां पे प्रेजेंट होते हैं CCA। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो अभी हमने देखा था वही है। अभी पहले तो अभी हम इसके बारे में यहां पे देख रहे हैं, एक्सेप्टर स्टैम्प के बारे में। ठीक है, अब देखो ये जो एक्सेप्टर स्टैम्प है, अब इसको एक्सेप्टर स्टैम्प बोला ना, एक्सेप्टर मतलब कुछ ना कुछ एक्सेप्ट करेगी ना, तो ये जो एक्सेप्टर स्टैम्प है ये क्या करती है, ये एक्सेप्ट करती है एक्सेप्ट अमाइनो एसिड। तो पहला तो इंपॉर्टेंट ये, तो जो अमाइनो एसिड की जो बाइंडिंग है ये कहां पर होती है, एक्सेप्टर स्टैम्प के साथ होती है, तभी इसको एक्सेप्टर स्टैम्प यहां पे बोला, क्योंकि यहां पर अमाइनो एसिड्स आके बाइंड करते हैं। ठीक है, अब देखना ये जो एक्सेप्टर स्टैम्प है इसमें सीक्वेंस प्रेजेंट है CCA। अब ये जो CCA सीक्वेंस है ये यहां पर होता है
पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस में, ठीक है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस है, जब हम यहाँ पे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस करते हैं तो उसमें हम टीआरएनए स्प्लाइसिंग करते हैं, टीआरएनए की मॉडिफिकेशंस करते हैं, टीआरएनए प्रोसेसिंग। तो टीआरएनए प्रोसेसिंग में किया भी है कि हमने देखा है कि वहां पर क्या होता है कि टीआरएनए प्रोसेसिंग में यहाँ पर जिसका 3' एंड होता है, यहाँ पर CCA सीक्वेंस की एडिशन यहाँ पर होती है। तो पहला तो इंपॉर्टेंट ये कि इसकी जो एडिशन है इट इज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन इन टीआरएनए, ड्यूरिंग सिंथेसिस CCA ऐड नहीं होता, ठीक है। अब इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस होता है, अगर CCA नहीं होगा ना तो यहाँ पर अमाइनो एसिड की एडिशन नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब इसमें भी CCA में जो यहाँ पे ये एडेनिन प्रेजेंट है A, ठीक है। अब देखो एडेनिन में अब ये क्या है, ये राइबोन्यूक्लियोटाइड है, इट इज नॉट डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड क्योंकि ये आरएनए है, राइबोन्यूक्लियोटाइड यहाँ पे प्रेजेंट है। अब ये राइबोन्यूक्लियोटाइड है तो इसमें यहाँ पर क्या होगा, इस राइबोन्यूक्लियोटाइड में 2' OH भी प्रेजेंट होगा। अब क्योंकि इसका 3' एंड हम यहाँ पे देख रहे हैं तो इसका यहाँ पे 3' एंड भी यहाँ पर क्या होगा, फ्री। तो यहाँ पर ये जो एडेनिन है इसके पास 2' OH भी फ्री है और इसके पास 3' OH भी यहाँ पर क्या होता है, फ्री होता है, ठीक है। तो अब जो अमाइनो एसिड की एडिशन है ये यहाँ पे किसके साथ हो सकती है, ये 2' OH के साथ भी हो सकती है और ये 3' OH के साथ भी हो सकती है, ठीक है। तो जो अमाइनो एसिड यहाँ पर आके अटैच करता है, ये अमाइनो एसिड जो होगा इट कैन अटैच टू 2' OH और 3' OH ऑफ एडेनिन, ठीक है। किसी के साथ भी क्या कर सकता है, इसकी एडिशन यहाँ पर हो सकती है। तो सिंपल सा यहाँ पर है एक्सेप्टर स्टैम्प, एक्सेप्ट अमाइनो एसिड, CCA 3' एंड पर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। CCA में यहाँ पे एडेनिन यहाँ पर क्या करता है, अमाइनो एसिड के साथ लिंक करता है, बॉन्ड यहाँ पे बनाता है। यहाँ पे 2' भी हो सकता है, 3' भी हो सकता है। टीआरएनए का जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है ना, हम आगे फर्दर भी देखेंगे, हम जब टीआरएनए सिंथेटिस एंजाइम के बारे में करेंगे ना तो हम देखेंगे कि टीआरएनए सिंथेटिस कैसे यहाँ पे अमाइनो एसिड की एडिशन करता है और टीआरएनए का स्ट्रक्चर कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल उसमें प्ले करता है, ठीक है। तो एक तो यहाँ पर ये आया एक्सेप्टर स्टैम्प के बारे में। अभी हम बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहे हैं। अभी सेकेंड जो यहाँ पर देखो, अब सेकेंड देखो, ये यहाँ पे थी डी लूप, ठीक है, ये यहाँ पे थी सूडो यूरिडीन और ये यहाँ पे थी एंटीकोडोन लूप और ये यहाँ पर था वेरिएबल लूप, ठीक है। अब सेकंड देखो, सेकंड यहाँ पर है डी लूप। अब डी लूप में बेसिक कितना याद रखना है, डी लूप में याद रखना है कि इसमें यहां पे प्रेजेंट होता है, डी लूप में प्रेजेंट होता है एक अनयूजुअल बेस, ठीक है। अनयूजुअल बेस यहां पे प्रेजेंट है, दिस अनयूजुअल बेस इज डाइहाइड्रोयूरिडिन, डाइहाइड्रोयूरिडिन प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम यहाँ पे क्या बना है, डी लूप। ये जो लूप स्ट्रक्चर होगा, लूप जो यहाँ पे प्रेजेंट है इसमें डी प्रेजेंट है, डाइहाइड्रोयूरिडिन। अभी हम देखेंगे डाइहाइड्रोयूरिडिन होता क्या है, ये एक अनयूजुअल बेस है और ये जो अनयूजुअल बेस है ये भी एक पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है, ठीक है। पीटीएम्स पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन मतलब टीआरएनए के बनने के बाद उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होती है, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, अनयूजुअल बेसिस यहाँ पे मिलते हैं जैसे डाइहाइड्रोयूरिडिन, ठीक है। क्लियर है ना सबको, डाइहाइड्रोयूरिडिन यहाँ पे प्रेजेंट होगा। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे, अब यहाँ पे प्रेजेंट होगा एंटीकोडोन, ठीक है। इसको ऐसे हम देख रहे हैं, हमने एक्सेप्टर देखा, फिर डी लूप, फिर हम नेक्स्ट आ रहा है एंटीकोडोन, ठीक है। एंटीकोडोन लूप यहाँ पर है, ठीक है। अच्छा, स्टैम में बेसिस मैंने पहले बता दिया कि कितने कितने बेसिस यहाँ पे प्रेजेंट होंगे लास्ट डायग्राम में, तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अब एंटीकोडोन लूप में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे एंटीकोडोन, ठीक है। एंटीकोडोन यहाँ पर होंगे। अब ये जो एंटीकोडोन है ये क्या करते हैं, ये बेस पेयरिंग यहाँ पे करेंगे। एंटीकोडोन लूप में जो एंटीकोडोन प्रेजेंट है ये बेस पेयरिंग करते हैं विद द कोडोन, या फिर जो मेन इंटरेक्शन का यहाँ पे करेंगे वो कौन यहाँ पर होता है, एंटीकोडोन लूपिंग यहाँ पर आता है। जैसे ये एमआरएनए होगा, एमआरएनए पर यहाँ पे प्रेजेंट होंगे कोडोन, ठीक है, और इसके साथ यहाँ पर इंटरेक्शन करने के लिए आएंगे एंटीकोडोन, बेस पेयरिंग यहाँ पर होगी और ऐसे टीआरएनए बाइंड करेगा और बाइंड करके फिर ये क्या करेगा, अमीनो एसिड की एडिशन करता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है, नेक्स्ट अब उधर मूव करते हैं, तो फोर्थ यहाँ पर होगा, सॉरी फोर्थ यहाँ पर है वेरिएबल लूप, ठीक है। तो फोर्थ यहाँ पर है वेरिएबल लूप। अब देखो जो वेरिएबल लूप है, वेरिएबल इसके नाम में ही है वेरी, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे वेरी करती है, जो लूप यहाँ पर होती है इसकी जो लेंथ है ये वेरी करती है फ्रॉम 3 to
21 न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इसकी जो लेंथ है, ये लेंथ यहाँ पर कैसे करती है, वेरी करती है, लेंथ वेरी करेगी फ्रॉम 3 to 21 न्यूक्लियोटाइड। ऐसे अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर आता है, फिफ्थ यहाँ पर होगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं सूडो यूरेडिन लूप। अब देखो जो सूडो यूरेडिन लूप है, इसमें भी यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे अनयूजुअल बेस प्रेजेंट है। अब ये जो अनयूजुअल बेस होगा, ये है यहाँ पर सूडो यूरेडिन। ठीक है, अनयूजुअल बेस यहाँ पर क्या है, इट इज सूडो यूरेडिन। पहले जो बेस हमने किया वो यहाँ पे क्या था, ये था यहाँ पे डाइहाइड्रो यूरेडिन। ठीक है, पहले जो बेस हमने यहाँ पे किया ये था यहाँ पे डाइहाइड्रो यूरेडिन। ठीक है, ये याद रखना डाइहाइड्रो यूरेडिन। और ये जो हमने यहाँ पर किया ये क्या है, यहाँ पे सूडो यूरेडिन। तो दो अनयूजुअल बेस यहाँ पे प्रेजेंट है। अब देखना जो यहाँ पे सूडो यूरेडिन जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये कैसे, ये सीक्वेंस में प्रेजेंट होता है, जो यहाँ पर आता है सूडो यूरेडिन टी, सूडो यूरेडिन CG, टी सूडो यूरेडिन CG, ये सीक्वेंस यहाँ पर है। इस सीक्वेंस में यहाँ पे प्रेजेंट होता है सूडो यूरेडिन। टी सूडो यूरेडिन CG यहाँ पे सीक्वेंस है जिसमें यहाँ पर क्या करता है, सूडो यूरेडिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखो इसमें अगर हम टीआरएनए में देखें, टीआरएनए एक राइबोन्यूक्लियोटाइड। अब राइबोन्यूक्लियोटाइड में तो थाइमिन नहीं होता ना, आरएनए में तो नहीं होता थाइमिन। डीएनए में यहाँ पर क्या होता है, डीएनए में थाइमिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब थाइमिन का प्रेजेंट होना भी यहाँ पर क्या है, एक अनयूजुअल बेस का प्रेजेंट होना है। तो जो टीआरएनए यहाँ पर होता है, इसमें डिफरेंट टाइप के अनयूजुअल बेसिस प्रेजेंट होते हैं, जैसे यहाँ पे सूडो यूरेडिन हुआ, डाइहाइड्रो यूरेडिन, और जैसे यहाँ पर क्या होता है, थाइमिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, थाइमिन है, सूडो यूरेडिन यहाँ पे प्रेजेंट होगा। इसके साथ यहाँ पर देखो, यहीं पे मैं मेंशन कर रही हूँ, यहाँ पे और थाइमिन यहाँ पे प्रेजेंट है अनयूजुअल बेस में। एक यहाँ पे डाइहाइड्रो यूरेडिन है, इसके अलावा और यहाँ पे और प्रेजेंट होते हैं हाइपोजेंथिन। हाइपोजेंथिन भी यहाँ पर क्या है, अनयूजुअल बेस है जो प्रेजेंट होते हैं टीआरएनए में। तो टीआरएनए में कुछ अनयूजुअल बेसिस भी प्रेजेंट होते हैं, हाइपोजेंथिन, थाइमिन होगा, डाइहाइड्रो यूरेडिन एंड सूडो यूरेडिन। ठीक है, इतना सबको क्लियर है। टीआरएनए स्ट्रक्चर, हमने टीआरएनए का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर यहाँ पर है, क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें यहाँ पे देखा कि लूप स्टैम यहाँ पे प्रेजेंट है, और ये सब में क्या क्या बेसिस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं सूडो यूरेडिन और जो डाइहाइड्रो यूरेडिन है, इनका क्या फंक्शन यहाँ पर होता है, मतलब बेसिकली सूडो यूरेडिन और डाइहाइड्रो यूरेडिन होते क्या है। ठीक है, अब देखो जैसे अगर हम यहाँ पर यूरेडिन का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखें, यूरेडिन मतलब यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास यहाँ पर होगा न्यूक्लियोसाइड। पहले तो ये न्यूक्लियोसाइड है। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड मतलब इसमें यहाँ पर राइबोस प्रेजेंट है और प्लस में यहाँ पे प्रेजेंट है यूरेसिल। ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड है, यहाँ पे राइबोस प्लस में यूरेसिल। अब देखो ये यहाँ पर है राइबोस। अब राइबोस का ये यहाँ पर होता है C1 1 प्राइम 2 प्राइम, कार्बन नंबर 3 यहाँ पर होगा 4 प्राइम, और इसी के साथ कार्बन 5 प्राइम। तो ऐसे करके यहाँ पर क्या होता है, राइबोस शुगर यहाँ पे प्रेजेंट होती है, और हमें इतना पता है कि इसमें दोनों में यहाँ पर क्या होता है, OH OH यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखो इसमें ये 3 यहाँ पर होगा। ठीक है, 3 प्राइम। अब देखो होता क्या है, अब इसका राइबोस का जो 1 प्राइम होता है, ये यहाँ पे स्ट्रक्चर है यूरेसिल। यूरेसिल पिरिमिडिन है, पिरिमिडिन में यहाँ पर क्या होता है, सिंगल रिंग यहाँ पे प्रेजेंट है, हेक्सा न्यूक्लियोटाइड, हेक्सासाइक्लिक रिंग यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, जिसमें यहाँ पे कार्बन कार्बन नाइट्रोजन, फिर कार्बन, और यहाँ पे नाइट्रोजन कार्बन, हेट्रोसाइक्लिक यहाँ पे हेक्सा यहाँ पे रिंग प्रेजेंट होती है, जिसमें यहाँ पर अगर हम देखें इसकी फर्स्ट पोजीशन पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है, थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है, और फोर्थ पोजीशन पर यहाँ पर क्या होता है, ये ऑक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, और सेकंड पोजीशन पर भी यहाँ पर क्या करता है, ऑक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब नॉर्मल यूरेडिन के केस में जो यहाँ पे ये N1 है, ठीक है, सिंपल से दिख रहा है ना, N1 और जो C1 प्राइम है, इनके बीच में यहाँ पर बनती है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर क्या बनता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है नॉर्मल केस में, N1 एंड C1 प्राइम के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और यहाँ पर ये जो यहाँ पे 5th एंड 6th कार्बन होते हैं, इनके बीच में यहाँ पे प्रेजेंट होता है डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल यूरेडिन का स्ट्रक्चर यहाँ पर होता है, जिसमें राइबोस है, साथ में यूरेसिल, साथ में यहाँ पे राइबोस, और ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है यूरेटिन। ठीक है,
अब क्या होता है, इसे में चेंजेस होते हैं और इसे में चेंजेस से एक यहाँ पे डाइहाइड्रोयूरिडीन और एक यहाँ पर बनता है सूडोयूरिडीन स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो सूडोयूरिडीन में देखो आपको क्या चीज दिख रहा है। अब नॉर्मल देखो यहाँ पर ये N1 है। अब नॉर्मल हमने देखा इस N1 के साथ यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे राइबोस प्रेजेंट होती है। ठीक है, शुगर की जो अटैचमेंट यहाँ पर है वो किसके साथ यहाँ पर है, इस N1 के साथ यहाँ पर होता है, राइबोस अटैच होता है। बट इन केस ऑफ सूडोयूरिडीन इट इज अटैच्ड टू 5th कार्बन। तो अब यहाँ पर क्या होगा, इसका यहाँ पर ये जो यहाँ पे राइबोस यहाँ पर है, राइबोस का जो 1 कार्बन यहाँ पर होगा 1 प्राइम, अब ये बॉन्ड बनाता है विद दी C5O यूरेसिल। ठीक है, यूरेसिल है, इसके 5th कार्बन के साथ यहाँ पर क्या करता है, ये बॉन्ड बनता है, इट इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो अब यहाँ पर जो शुगर है वो शिफ्ट हुई है कहां से, 1st पोजीशन से 5th पोजीशन पर, तो इसको बोला जाता है सूडोयूरिडीन। ठीक है, तो ये चेंज यहाँ पर होता है सूडोयूरिडीन में, फर्स्ट से यहाँ पर क्या करना, शुगर का शिफ्ट कर जाना टू दी 5th कार्बन। ठीक है, अब ऐसे डाइहाइड्रोयूरिडीन देखते हैं। अब डाइहाइड्रोयूरिडीन में क्या होगा, अब देखो अब इस पूरे स्ट्रक्चर में राइबोस कुछ नहीं हुआ, राइबोस वहीं पे प्रेजेंट है, बट अब चेंज क्या हुआ, अब यहाँ पर जो 5th और 6th कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट था, अब यहाँ पर हाइड्रोजन की एडिशन यहाँ पर होगी, तो बेसिकली यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या 5th और 6th कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ। अब वहां पर क्या हुआ, हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसको यहाँ पे क्या बोला, डाइहाइड्रोयूरिडीन। डाइहाइड्रो मतलब यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन ग्रुप की एडिशन यहाँ पर हुई है, तो ये बन गया डाइहाइड्रोयूरिडीन। ठीक है, तो यूरिडीन से यहाँ पे बना सूडोयूरिडीन, और ऐसे यूरिडीन से यहाँ पर और क्या बनता है, डाइहाइड्रोयूरिडीन। तो ये यहाँ पे मॉडिफिकेशंस है। ठीक है, मॉडिफिकेशन है, और ये सब मॉडिफिकेशंस होती हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस हैं। ठीक है, आफ्टर टीआरएनए सिंथेसिस ये यहाँ पर क्या करता है, ये मॉडिफाई होता है। ठीक है, क्लियर सबको। तो अभी हमने यहाँ पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर यहाँ पे देखा है। अब नेक्स्ट अब हम यहाँ पर देखते हैं थर्ड, नेक्स्ट जो यहाँ पर होगा, अब ये भी टीआरएनए का ही स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये भी टीआरएनए का स्ट्रक्चर है, बट इट इज टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, इट इज टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए एंड इट इज एल शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, ये यहाँ पर क्या होता है, एल शेप स्ट्रक्चर होता है। तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, जब एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी यहाँ पे की, तो इससे ये पता लगा कि यहाँ पर जो आरएनए है, आरएनए यहाँ पर अपनी जब टर्शरी स्टेट में जाता है, तो इट एज्यूम लाइक अ एल शेप स्ट्रक्चर। तो ये अपने किस में, एल शेप स्ट्रक्चर में यहाँ पर आ जाता है, जब ये टीआरएनए क्या करता है, अपने टर्शरी स्टेट में प्रेजेंट होगा। तभी बताया था ना, क्लोवर लीफ लाइक क्या है यहाँ पे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और यहाँ पर ये क्या होगा, इट इज टर्शरी स्ट्रक्चर, एल शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखना इस एल शेप स्ट्रक्चर में मतलब एक्चुअल में होता क्या है। अब देखो ये यहाँ पे एक्सेप्टर स्टेम है। ठीक है, एक्सेप्टर आर्म यहाँ पर है, ये यहाँ पे एंटीकोडन लूप यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसमें क्या होता है ना, बेस पेयरिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे टीआरएनए की बेस पेयरिंग होती है, तो एक तरह से फोल्डिंग यहाँ पर हो जाती है, जिससे यहाँ पे टीआरएनए एल शेप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। देख सकते हो, जैसे देखो ये यहाँ पे एक एल शेप ऐसे स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है, जिसमें एंटीकोडन लूप और जो एक्सेप्टर स्टैम्प होता है, अब इनके बीच में अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस आ जाता है 70 एंगस्ट्रॉम। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस यहाँ पर होगा, एंटीकोडन और एक्सेप्टर स्टैम्प के बीच में डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 70 एंगस्ट्रॉम यहाँ पर आ जाता है, और ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर में अगर आप एक और चीज यहाँ पे देखो, तो देखो इसमें यहाँ पे प्रेजेंट है डी स्टैम्प। ठीक है, और ये डी स्टैम्प यहाँ पे क्या कर रही है, ऐसे एक्सटेंड कर रही है। ऐसे अगर आप यहाँ पे देखो, ये यहाँ पर क्या हुआ, डी स्टैम्प, और यहाँ पे ये डी लूप। ठीक है, डी लूप से डी स्टैम्प, और ये यहाँ पर इसका एक्सटेंडेड पार्ट है। ये डी स्टैम्प का यहाँ पर क्या है, एक्सटेंडेड पार्ट। ऐसे अगर हम यहाँ पे देखें, ये वेरिएबल स्टैम्प है, वेरिएबल लूप है, फिर यहाँ पर ये जाती है सूडोयूरिडीन लूप। सूडोयूरिडीन लूप से फिर यहाँ पर ये क्या है, एक्सेप्टर स्टैम्प यहाँ पर है। अब ऐसे कि यहाँ पर क्या होगा, एंटीकोडन स्टैम्प, और ये यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एंटीकोडन लूप यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ऐसा जो कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है, ये है यहाँ पे एल शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसमें जो ये एल शेप स्ट्रक्चर यहाँ पर होता है, यहाँ पर 3 टाइप की इंटरेक्शंस आती हैं। 3 इंटरेक्शंस हैं जो बेसिकली यहाँ पर स्टेबल करती हैं दिस एल शेप स्ट्रक्चर को। 3 इंटरेक्शंस विच स्टेबलाइजेस दिस एल शेप स्ट्रक्चर। अब देखो इसमें 3 इंटरेक्शन यहाँ पे कौन कौन सी आती है। फर्स्ट तो यहाँ पे प्रेजेंट होती है बेस स्टैकिंग, लाइक इन
डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जैसे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन प्रेजेंट होती है, ऐसे ही यहाँ पर जो एल शेप स्ट्रक्चर होता है इसमें देखने को मिलते हैं बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन। और देखो सिंपल अंडरस्टूड भी है, अगर आप यहाँ पे देखो जो इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे अज्यूम हुआ, अब इसमें बेस पेयरिंग होगी। अब बेस पेयरिंग कैसे, यहाँ पे स्टैक्स बनेंगे, ठीक है। स्टैकिंग इंटरेक्शन अब यहाँ पे पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर ये कैसे डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पर आ रहा है, जैसे यहाँ पर कुछ ऐसे बेस पेयरिंग होगी, यहाँ पे कुछ ऐसे बेस पेयरिंग होगी, तो अब इस बेस पेयरिंग में यहाँ पर क्या बन रही है, दो जो यहाँ पे बेस पेयर होंगे इनके बीच में स्टैकिंग इंटरेक्शन यहाँ पर होगी, जैसे हम डबल स्टैंडर्ड डीएनए में यहाँ पर देखते हैं। और ये इंटरेक्शन यहाँ पे क्या करती है, ये फेवर करती है एल शेप स्ट्रक्चर को, या फिर इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर क्या करती है, स्टेबलाइज करने का काम करती है, ठीक है। तो एक तो यहाँ पर क्या आता है, बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन आता है। सेकेंड यहाँ पे प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब देखो जब यहाँ पर ये एल शेप स्ट्रक्चर हुआ, अब इससे यहाँ पर क्या है, अब ये जो बेसिस है वो पास पास आए, पास आने से अब इनमें यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ठीक है। जो बेसिस यहाँ पे पास पास आएंगे तो उनके बीच में यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर होगी। तो हाइड्रोजन बॉन्ड सेकेंड टाइप ऑफ इंटरेक्शन है विच कंट्रीब्यूट इन द स्टेबिलिटी ऑफ दिस टीआरएनए स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है ना, बेसिकली यहाँ पर नॉन वॉटसन बेस पेयरिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। हम नॉर्मली क्या करते हैं ना, हम करते हैं वॉटसन क्रिक बेस पेयरिंग, जो नॉर्मल हम पढ़ते हैं वॉटसन क्रिक बेस पेयरिंग है डीएनए के स्ट्रक्चर में। बेसिकली हम करते हैं कि कैसे यहाँ पे पिरिमिडिन प्यूरिन्स का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें यहाँ पे हम कार्बन नाइट्रोजन देखते हैं कि कौन सा यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो हमारी यहाँ पर होती है वॉटसन क्रिक पेयरिंग। इनमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है इट इज नॉन वॉटसन पेयरिंग यहाँ पर होती है, बेस पेयरिंग यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है, और ये कॉन्ट्रीब्यूट करती है। और जो थर्ड यहाँ पर होगा वो यहाँ पर है शुगर फॉस्फेट बैकबोन, ठीक है। थर्ड यहाँ पर शुगर फॉस्फेट बैकबोन है। तो ये तीन टाइप की इंटरेक्शंस हैं जो बेसिकली कंट्रीब्यूट करती है इन दी स्टेबिलिटी ऑफ टीआरएनए स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर सबको एल शेप स्ट्रक्चर यहाँ पे क्लियर है, सबको क्लियर होगा टीआरएनए का। तो यहाँ तक हमने टीआरएनए का स्ट्रक्चर कंप्लीट किया। तो अभी तक हमने एमआरएनए टीआरएनए दोनों के स्ट्रक्चर यहाँ पे देख लिए। तो अब हमारा यहाँ पर होगा थर्ड कंपोनेंट विच इज राइबोसोम। तो अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं राइबोसोम के बारे में, ठीक है। अब राइबोसोम को सबको पता, राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम इज प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक है। राइबोसोम को क्या बोला जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है बेसिकली राइबोसोम। अब देखो इसमें क्या है, जब हम राइबोसोम को यहाँ पे देखते हैं तो हमें पता है कि जो राइबोसोम है ये कंसिस्ट होता है आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए से कंसिस्ट होगा, और यहाँ पर और प्रेजेंट होते हैं आर प्रोटीन, राइबोसोमल प्रोटीन। तो आर प्रोटीन इज राइबोसोमल प्रोटीन, ठीक है। और आरआरएनए यहाँ पर क्या होगा, इट इज राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। राइबोसोमल आरएनए यहाँ पे प्रेजेंट है, इससे यहाँ पर क्या करता है, राइबोसोम कंसिस्ट होता है। तो हमें बेसिकली पता है कि राइबोसोम में यहाँ पर आरआरएनए और यहाँ पर क्या होता है, प्रोटीन, ये क्या करता है, यहाँ पे असेंबली करता है, और फिर यहाँ पे एक राइबोसोम स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है विच इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, ठीक है। अब देखो जो ये राइबोसोम होता है, अब हम क्या करते हैं, अब ये राइबोसोम हम प्रोकैरियोट्स में देखते हैं। अब प्रोकैरियोट्स में हमें पता है कि प्रेजेंट होता है 70S राइबोसोम, और जब हम यहाँ पर यूकैरियोट्स में देखते हैं तो यूकैरियोट्स में यहाँ पे प्रेजेंट होता है 80S राइबोसोम, ठीक है। अब ये जो S यहाँ पर है, S यहाँ पर होता है स्वेडबर्ग यूनिट, ठीक है, स्वेडबर्ग यूनिट है, या फिर ये जो S होगा ये होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ठीक है। ये क्या है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ठीक है। अब देखो हम ये भी करते हैं कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स में 70S में यहाँ पर दो सब यूनिट प्रेजेंट होते हैं, वन इज लार्ज एंड अनदर इज स्मॉल। तो यहाँ पर क्या होता है, एक 50S सब यूनिट और एक यहाँ पर होती है 30S सब यूनिट। ऐसे जब हम यूकैरियोट्स में देखते हैं, यहाँ पर भी लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट प्रेजेंट है, वन इज 60S एंड अनदर इज 40S सब यूनिट, ठीक है। अब देखो, अब ये जो सब यूनिट्स हैं, दीज सब यूनिट्स, इनके जो वैल्यू यहाँ पर है, दिस इज नॉट अ एडिटिव वैल्यू, मतलब ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे इनको प्लस कर सकते हो, प्लस करके आप बोलो कि ये तो 70 नहीं आता, तो ये 70S कैसे यहाँ पर हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, क्या इसको समझना है। अब कैसे, देखो कैसे पता लगा, यहाँ पे जो स्वेडबर्ग मतलब साइंटिस्ट यहाँ पे थे, इन्होंने यहाँ पे क्या किया, सेडिमेंटेशन की, मतलब यहाँ पे अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन किया। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू यहाँ पर क्या है
इनकी सेटलिंग डाउन होने का रेट देखा कि किस रेट पर ये सेटल डाउन यहाँ पर होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनेल्स के लिए जनरली हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज करते हैं। जैसे अब यहाँ पे ये सेंट्रीफ्यूगेशन किया, अब इस ट्यूब में यहाँ पर क्या है, यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट है। अब जब यहाँ पे सेंट्रीफ्यूज किया, अब एक सिंपल सा देखो, जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन यहाँ पर होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन में सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे लगेगी, जिससे जो मॉलिक्यूल्स है वो सेटल डाउन हो जाएंगे एज पर देयर साइज एंड शेप। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे अब यहाँ पे जो राइबोसोम के जो सेटलिंग डाउन हो रहा है, अब ये जो सेटलिंग डाउन है ये इसके मास के बेसिस पर नहीं हो रहा। ठीक है, मास के बेसिस पर नहीं हो रहा कि हम यहाँ पे लार्ज और जो स्मॉल बोल रहे हैं कि लार्ज का यहाँ पे मतलब क्या है, ज्यादा मास है, या फिर स्मॉल का यहाँ पे कम मास है, और दोनों मास मिलकर यहाँ पे एक बड़ी यूनिट यहाँ पे बना रहे हैं जो हम 70s या फिर क्या बोल रहे हैं 80s बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये एडिटिव क्यों नहीं है, क्योंकि जो सेडिमेंटेशन यहाँ पर होती है, अब ये जो सेडिमेंटेशन है ये एक्चुअल में यहाँ पर डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन साइज एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल का साइज यहाँ पर क्या है, या फिर एक मॉलिक्यूल की शेप, तो शेप पे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन दिस सेडिमेंटेशन ऑफ एनी मॉलिक्यूल। ठीक है, तब होता क्या, देखो जब यहाँ पे इनके सेडिमेंटेशन की, तो यहाँ पे क्या देखने को मिला कि जो 70s है वो यहाँ पर प्रेजेंट हुए। ठीक है, और यहाँ पर 50s यहाँ पर सेटल डाउन हुए, और यहाँ पर क्या है 30s। बट अब इनके जो सेटलिंग यहाँ पर हुई है ये इनकी साइज एंड शेप की वजह से यहाँ पर हुआ है, ऐसे नहीं कि सिर्फ मास के बेसिस पर यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब देखो क्या, अब जब हम 30th सब यूनिट को यहाँ पर देखें तो इसके कुछ यहाँ पे साइज एंड शेप यहाँ पर होगा, और जब 80s को 50s को यहाँ पर देखा तो इसका साइज एंड शेप होगा। तो जब ये इंडिविजुअल यहाँ पे यूनिट्स थी तो ये अलग अलग रेट पर क्या करती है, सेटल डाउन यहाँ पर होती है। लेकिन जैसे दोनों यूनिट को आपस में यहाँ पे क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, अब ज्वाइन होने पर अब यहाँ पर इनकी साइज एंड शेप यहाँ पे क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, अब इनका यहाँ पे शेप चेंज हुई, अब शेप चेंज होने से इनका जो सेडिमेंटेशन है ये अलग यहाँ पर हुआ। तो इसी रीजन से यहाँ पर क्या होता है कि ये जो तीनों जो यहाँ पे हमें यूनिट्स मिलती है, या फिर जो 70 जो यूनिट यहाँ पर है वो 50 + 30 नहीं होता है, क्योंकि जो सेडिमेंटेशन है वो ओनली साइज पर ओनली डेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती, यहाँ पे शेप भी रोल प्ले करती है। ठीक है, इस रीजन से यहाँ पर ये दोनों जो सब यूनिट्स हैं ये एडिटिव वैल्यू यहाँ पर नहीं होती। सेम फॉर द यूकैरियोट्स, वहां पर भी जो 80s होता है वो 60 + 40 नहीं होता। ठीक है, अब देखो, अब हमने यहाँ पे समझा कि जो राइबोसोम है, राइबोसोम में यहाँ पे आरआरएनए और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, आर प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर यहाँ पर होता है। ठीक है, अब देखो पहले ये यहाँ पे गिवन है यूकैरियोटिक राइबोसोम। अब यूकैरियोटिक राइबोसोम में यहाँ पे प्रेजेंट है 60s और यहाँ पे प्रेजेंट है 40s। ये यहाँ पर हुई लार्ज सब यूनिट। ठीक है, ये यहाँ पर है लार्ज सब यूनिट, और ये यहाँ पे प्रेजेंट है स्मॉल सब यूनिट। ठीक है, लार्ज और यहाँ पर ये प्रेजेंट है स्मॉल सब यूनिट। ठीक है, अब ये जो लार्ज सब यूनिट है ये फर्दर आगे कंसिस्ट होती है आरआरएनए, और यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं 3 टाइप ऑफ आरआरएनए। तो ये यहाँ पर है 3 आरआरएनए जो यहाँ पे प्रेजेंट है लार्ज सब यूनिट में, और ये यहाँ पर है आर प्रोटीन। तो अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो आरआरएनए प्रेजेंट है इट इज 5.8s आरआरएनए विच इज 160 न्यूक्लियोटाइड, और ऐसे यहाँ पर 5s आरआरएनए जो यहाँ पे 120 न्यूक्लियोटाइड से कंसिस्ट होता है, 28s आरआरएनए जो यहाँ पे 4700 न्यूक्लियोटाइड से कंसिस्ट होता है। ठीक है, तो एक तो यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, 3 टाइप ऑफ आरआरएनए यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, जिसमें यहाँ पर 5.8, 5 और 28 आता है। और यहाँ पे जो प्रोटीन है अप्रोक्सीमेटली कितने 49 प्रोटीन्स होते हैं जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो मेन आपको याद करना है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो आरआरएनए है कि कौन कौन से आरआरएनए प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो याद रखना 5.8, 5, 28 यहाँ पे किसमें होगा, लार्ज में। अब ऐसे 40 जो यहाँ पर होगा इसमें प्रेजेंट है 18 जो यहाँ पर होता है कितना 1900 न्यूक्लियोटाइड से है, तो ये यहाँ पे प्रेजेंट है आरआरएनए, और ये यहाँ पर होगा आर प्रोटीन। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 33 प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे 18s आरआरएनए प्रेजेंट होता है। तो याद रखना 18s किसका पार्ट है, ये स्मॉल सब यूनिट का, 5.8, 5 और 28 ये किसके पार्ट है यहाँ पे, लार्ज सब यूनिट के प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में। अब प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70s यहाँ पर होगा। ठीक है, इसमें यहाँ पर 50s और यहाँ पे 30s लार्ज सब यूनिट यहाँ पर आए, और ये यहाँ पर होगा स्मॉल सब यूनिट। ठीक है, अब जो लार्ज सब यूनिट है इसमें जो आरआरएनए प्रेजेंट है वो है 5s,
23S, तो ये दोनों यहाँ पर क्या हुए RRNA, और ये यहाँ पर प्रेजेंट है R प्रोटीन्स। तो R प्रोटीन यहाँ पर होते हैं अप्रोक्सीमेटली 34, ठीक है। और यहाँ पर लार्ज सब यूनिट में जो RRNA है इट इज 5S एंड 23S RRNA। ऐसे 30S जो यहाँ पर होगा इसमें 16S प्रेजेंट है, और यहाँ पर जो R प्रोटीन प्रेजेंट है इट इज 21 प्रोटीन्स, ठीक है। सिंपल सा यहाँ पर है 16S और यहाँ पर होगा 21, ठीक है। यूनिट्स याद रखना है, यूनिट्स इंपॉर्टेंट है। देखो RRNA याद करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, RRNA से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। अब हम देखो बेसिकली ना, अब हम ट्रांसलेशन के बेसिक प्रोसेस की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं, जिसमें mRNA और यहाँ पे tRNA का स्ट्रक्चर देखा। अब ये राइबोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम का हम जितना भी स्ट्रक्चर यहाँ पे कर रहे हैं ना, सब ये आगे काम आएगा ट्रांसलेशन प्रोसेस में, फिर से कुछ ना कुछ चीजें यहाँ पे इसकी रिपीट करेंगे। अब जितना हमने किया इसमें जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ प्रोकैरियोट्स का, ठीक है, यहाँ पर होगा यूकैरियोट्स। अब इसमें जो आपको याद रखना है वो क्या, हमने यहाँ पर RRNA किया, तो जो प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स में जो RRNA प्रेजेंट है, एक यहाँ पर 16S RRNA जो स्मॉल सब यूनिट में प्रेजेंट है, अभी देखा स्मॉल सब यूनिट में प्रेजेंट है। ऐसे यहाँ पर 18S RRNA जो यहाँ पे भी स्मॉल सब यूनिट, ये दोनों जो यहाँ पर है, दोनों किसके यहाँ पर है, ये है स्मॉल सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट के RRNA है, ठीक है। ऐसे अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्रेजेंट है एक 23S RRNA, 23S RRNA, और यहाँ पर प्रेजेंट है 28S RRNA। अब 23 और 28 ये हमने देखे लार्ज सब यूनिट प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में। अब क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि प्रोकैरियोट्स में 16S और यूकैरियोट्स में 18S, इनका मेन फंक्शन यहाँ पर क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आए भी हैं और बनते भी हैं यहाँ से क्वेश्चन आने। इनका जो मेन फंक्शन होता है इट इज mRNA। mRNA के साथ ये बेसिकली क्या करते हैं, बेस पेयरिंग करते हैं, ठीक है। ये जो यहाँ पर होंगी इनकी होती है mRNA बेस पेयरिंग, या फिर आप इसको ना ऐसे भी बोल सकते हो mRNA रिकॉग्निशन, ठीक है, mRNA रिकॉग्निशन। अब इसको समझना, ये यहाँ पर है mRNA। अब इस mRNA के साथ यहाँ पर बाइंड करती है स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, ठीक है, स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम बाइंड करती है। अब ये जो स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम है, अब इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है RRNA, ठीक है। अब इसमें जो RRNA यहाँ पे प्रेजेंट है, अगर हम प्रोकैरियोट्स के केस में बात करें तो 16S RRNA होगा, ठीक है। अब देखो, अब ये RRNA है ना, RRNA मतलब इसमें भी क्या होगा, राइबोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस प्रेजेंट होंगे। अब इनके बीच में यहाँ पर क्या होती है, बेस पेयरिंग। अब इस स्मॉल सब यूनिट को या फिर राइबोसोम को भी तो एसोसिएट करने के लिए कुछ चाहिए ना mRNA के साथ, तो ये कैसे करता है, स्मॉल सब यूनिट की जो यहाँ पे RRNA यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये बेस पेयरिंग करता है विद द mRNA। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रोकैरियोट्स में 16S आ जाता है एंड यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होगा 18S, जो mRNA रिकॉग्निशन में रोल प्ले करता है या फिर बेस पेयरिंग में यहाँ पर क्या करता है, ये रोल प्ले यहाँ पे करेगा, ठीक है। हम जब ट्रांसलेशन प्रोसेस करेंगे वहां पे भी इनका रोल देखेंगे। और ये जो दोनों यहाँ पर होते हैं, इनके पास यहाँ पर होती है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी होती है इन दोनों के पास, 23S इन प्रोकैरियोट्स, 28S इन यूकैरियोट्स। अब पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी ये एक एंजाइम है जो पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है, ठीक है, ये रोल प्ले करता है इन दी पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में करता है, और ये एक राइबोजाइम होता है, RNA एक्ट करता है एज अ राइबोजाइम, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों को, दोनों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये और ये दोनों, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे राइबोसोम के बारे में। अब देखो ये कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिए हैं। अब इसमें देखो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट समझेंगे, जो यहाँ पर होगा सेंटर्स इन सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। यहां से अब हमारा बेसिकली ट्रांसलेशन प्रोसेस का बेस बन रहा है, सेंटर्स इन सब यूनिट ऑफ राइबोसोम।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे, अब एक्चुअल में क्या होता है ना, कुछ सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें लार्ज सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट में दो सेंटर प्रेजेंट होते हैं। एक तो सेंटर होता है, एक सेंटर यहां पर होगा जिसे बोला जाता है फैक्टर बाइंडिंग सेंटर। लार्ज सब यूनिट में एक प्रेजेंट है फैक्टर बाइंडिंग सेंटर। ऐसे एक और जो यहां पे सेंटर प्रेजेंट होता है लार्ज सब यूनिट में, ये प्रेजेंट होता है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज सेंटर। लार्ज सब यूनिट में दो सेंटर प्रेजेंट है, फैक्टर बाइंडिंग एंड सेकंड पेप्टाइडल ट्रांसफरेज सेंटर। जैसे देखो यहां पर राइबोसोम के ये यूनिट में दिख रहा है फैक्टर बाइंडिंग सेंटर प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसे देखो यहां पर ये यहाँ पे सेंटर दिख रहा है, ये यहाँ पर क्या है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज सेंटर, ठीक है। अब देखो ये दो सेंटर का रोल क्या होता है। अब ये जो फैक्टर बाइंडिंग सेंटर होता है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जीटीपी हाइड्रोलिसिस। अब ये पॉइंट याद रखना क्योंकि आगे हम जितने भी फैक्टर्स में जीटीपी हाइड्रोलिसिस करेंगे ना तो वहां पे इसी सेंटर का रोल होता है, ठीक है। तो याद रखना, मैं नेक्स्ट टाइम पूछेंगे तो आपको याद होना चाहिए कि हमने फैक्टर बाइंडिंग सेंटर का रोल किया तो क्या रोल किया था। यहाँ पर होती है जीटीपी हाइड्रोलिसिस क्योंकि सर्टेन काइंड ऑफ यहाँ पर क्या होता है फैक्टर्स होते हैं जिनके साथ जीटीपी एसोसिएट करता है, तो उनका जो जीटीपी हाइड्रोलाइज करता है वो इसी सेंटर से करता है, ठीक है। याद रखना सबको ये। फिर उसके बाद देखो अब यहाँ पर जीटीपी हाइड्रोलिसिस का रोल हुआ। अब सेकंड यहाँ पे पेप्टाइडल ट्रांसफरेज, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज नाम से क्लियर हो रहा है ना, नाम से यहाँ पे क्या क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे पेप्टाइडल ट्रांसफरेज की एक्टिविटी होगी। क्या एक्टिविटी अभी बताई पेप्टाइडल ट्रांसफरेज की, इसकी एक्टिविटी यहाँ पर क्या है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये वो सेंटर होगा जहां पर क्या होता है, जहां पर होती है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। अगर दो टीआरएनए मॉलिक्यूल इस सेंटर के कांटेक्ट में नहीं आते तो पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनता। जैसे देखो यहाँ पर ये एक यहाँ पे टीआरएनए है, सेकंड टीआरएनए, ये अमीनो एसिड, ये एक अमीनो एसिड, इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है। तो ये जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है जिस जगह पर ये बनता है, जो सेंटर जो यहाँ पर होगा इसको बोला पेप्टाइडल ट्रांसफरेज सेंटर। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है जब भी पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होती है दोनों टीआरएनए का पेप्टाइडल ट्रांसफरेज सेंटर में आना इंपॉर्टेंट है। अगर वो वहां पर नहीं आएगा पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है। अगर पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बना तो आगे चेन कैसे कंटिन्यू होगी, ठीक है। तो याद रखना है दो सेंटर फैक्टर बाइंडिंग एंड सेकंड कौन सा होगा पेप्टाइडल ट्रांसफरेज सेंटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहां पर ऐसे जैसे हमने लार्ज सब यूनिट में देखा ऐसे स्मॉल सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट में भी सेंटर प्रेजेंट होता है एंड इट इज नोन एज डिकोडिंग सेंटर, ठीक है। इसे बोला जाता है डिकोडिंग सेंटर। जैसे देखो यहां पर ये दिख रहा है सबको, ये स्मॉल सब यूनिट है, स्मॉल सब यूनिट में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है डिकोडिंग सेंटर, ठीक है। स्मॉल सब यूनिट में डिकोडिंग सेंटर प्रेजेंट होता है। डिकोडिंग, डिकोडिंग का मतलब क्या होगा, डिकोडिंग का मतलब है वो प्लेस, वो सेंटर जहां पर टीआरएनए क्या करता है डिकोड करता है या फिर रीड करता है कोडोन्स को। क्या बोला मैंने, वो सेंटर जहां पर ये जो टीआरएनए है टीआरएनए डिकोड करता है या फिर रीड करता है कोडोन्स ऑन एमआरएनए। तो ये जो टीआरएनए यहां पर होगा डिकोडिंग सेंटर में यहां पर क्या होता है, जो टीआरएनए होगा टीआरएनए यहां पर क्या करेगा रीड करता है, रीड कोडोन्स। तो जिस जगह पर वो रीड करता है या फिर डिकोड करता है यहाँ पे कोडोन्स को, उन्हें बोला जाता है डिकोडिंग सेंटर। क्लियर है सबको, क्या क्या किया हमने, सब फटाफट से रिवाइज करो क्या क्या किया हमने। हमने यहाँ पे राइबोसोम में हमने देखा राइबोसोम में आरएनए आर प्रोटीन प्रेजेंट है। लार्ज सब यूनिट स्मॉल सब यूनिट में देखा कि क्या क्या यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा यहाँ पर जो यहाँ पे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में यहाँ पर क्या होता है, एक यहाँ पे एमआरएनए बेस पे रिकॉग्निशन होगा 16s, यहाँ पे 18s, और दूसरा यहाँ पर क्या है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी होगी किसके पास है 23 28। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। पार्ट बी में डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अभी हम बेसिक्स कर रहे हैं तो बेसिक से जो क्वेश्चन है छोटे छोटे पार्ट से पार्ट बी में क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर हमने यहाँ पे सेंटर्स का देखा, सेंटर्स का इंपॉर्टेंस देखिए, जैसे हम प्रोसेस करेंगे प्रोसेस में फिर से हम इन सेंटर्स को दोबारा से देखेंगे, ठीक है। चलो तो अब अगर हम राइबोसोम का
एक यहाँ पे स्ट्रक्चर यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पर दिया हुआ है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक्चुअल में कैसे राइबोसोम प्रेजेंट होता है, प्रोटीन चेन कैसे एसोसिएट होती है, ठीक है। जैसे ये ब्लू कलर से जो आपको दिख रहा है वो यहाँ पर क्या है 50s, ऐसे यहाँ पर कुछ येलो कलर से यहाँ पर दिख रहा है 30s सब यूनिट है। यहाँ पर ये क्या है, ये mRNA यहाँ पर है और इसके साथ ये देखो ये यहाँ पे 2 tRNA और यहाँ से ये क्या रिलीज हो रही है, पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। तो हमने यहाँ पर राइबोसोम का स्ट्रक्चर देखा है, राइबोसोम में सेंटर्स इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, अब नेक्स्ट आता है कि जो राइबोसोम यहाँ पर होता है, राइबोसोम में प्रेजेंट होती है। अब ये जो राइबोसोम यहाँ पर होगा, राइबोसोम में प्रेजेंट है 3 tRNA बाइंडिंग साइट। राइबोसोम में क्या प्रेजेंट है नेक्स्ट, 3 tRNA बाइंडिंग साइट, 3 tRNA बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है, जैसा आप डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है। फिगर 15.18 है, वॉटसन के ट्रांसलेशन चैप्टर से वहां से लिए, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ पर mRNA, ठीक है, mRNA और यहाँ पर ये राइबोसोम। अब राइबोसोम के साथ देखो 3 साइड यहाँ पे बताई EPA, ठीक है। देखो जनरली बुक को पढ़ने का तरीका भी ये होता है, ऐसा नहीं होता कि आपको सब डिस्क्रिप्शन पढ़नी होती है, जस्ट आप फिगर के नीचे जो डिस्क्रिप्शन गिवन होती है उसे रीड किया करो, ठीक है। जो भी आपके यहाँ पे लेक्चर्स रहते हैं ना, या फिर जो भी आप स्टडी करते हो, स्टैंडर्ड बुक को पढ़ने का तरीका यही है, बुक्स के नीचे जो भी मेंशन होता है, सॉरी डायग्राम के नीचे जो भी मेंशन होता है उसे जरूर रीड किया करो। जैसे ये यहाँ पर है, इसमें देखो क्या मेंशन है, इसमें दिया हुआ है द राइबोसोम हैज 3 tRNA बाइंडिंग साइट, 3 tRNA बाइंडिंग साइट है। अब यहाँ पे स्कीमेटिक इलस्ट्रेशन यहाँ पे दी है ऑफ द राइबोसोम, जहां पर 3 बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है, विच इज EPA, जो यहाँ पे क्या कहा प्रेजेंट होती है, that each spans the 2 subunit। ये जो यहाँ पे EPA साइट्स है ये दोनों सबयूनिट को स्पैन करती है, ठीक है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, अभी क्या होता है ना EPA के साथ जर्नली कंफ्यूजन रहती है कि ये लार्ज सबयूनिट का पार्ट है या स्मॉल सबयूनिट का पार्ट है। एक्चुअल में जो EPA साइट है ये दोनों सबयूनिट्स को यहाँ पर क्या करती है, स्पैन करती है, ठीक है। दोनों सबयूनिट जो यहाँ पर होगी इसको स्पैन करने के लिए यहाँ पर 3 साइट प्रेजेंट है EPA। अब समझते हैं इन EPA साइट को, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे E साइट, तो यहाँ पर क्या है 3 साइट कौन कौन से यहाँ पे प्रेजेंट है, 1 इज E साइट, सेकेंड इज P साइट, इसको ऐसे याद रखना EPA, एंड थर्ड इज A साइट। अब E से मतलब यहाँ पर क्या है, E से मतलब यहाँ पर होता है एग्जिट, ठीक है। E जो यहाँ पर होगा इसका मतलब यहाँ पर है एग्जिट। P का मतलब यहाँ पर होता है पेप्टाइडल tRNA बाइंडिंग साइट, it is peptidal tRNA binding site। A is amino acylated tRNA binding site, A is amino acylated tRNA binding site। तो E for exit, P for peptidal tRNA and A for amino acylated tRNA, ठीक है। अब ये जो दोनों टाइप के tRNA है ना, पेप्टाइडल और अमाइनो एसाइलेटेड, फर्दर जब हम इलोंगेशन की प्रोसेस करेंगे ना, दोनों को डिटेल में समझेंगे। और जैसे हम चार्जिंग ऑफ टीआरएनए भी करते हैं ना इनिशिएशन से पहले, तो वहां पर भी हम अमाइनो एसाइलेटेड टीआरएनए को समझते हैं। तो अमाइनो एसाइलेटेड टीआरएनए को सिंपल सा आप समझ सकते हो, ये चार्ज्ड टीआरएनए है। तो पहले तो आपको ये चीज याद रखना है इंपॉर्टेंट, तीनों साइड पर यहाँ पर क्या होता है, ए साइड पर अमाइनो एसाइलेटेड टीआरएनए, चार्ज टीआरएनए जो अमाइनो एसिड को लेकर आता है वो बाइंड करेगा। पी साइड पर पेप्टाइडल टीआरएनए, पेप्टाइडल टीआरएनए का मतलब ये है जिसके पास यहाँ पे पेप्टाइड चेन प्रेजेंट है, वो टीआरएनए जिसके पास पेप्टाइड चेन प्रेजेंट है। अभी देखो जैसे अगर हम लास्ट डायग्राम में देखें ना, अभी हमने देखा था ना डायग्राम, देखो यहाँ पे 2 टीआरएनए प्रेजेंट है ना। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखो जो पी साइड पर टीआरएनए है ये, इसके पास यहाँ पर क्या है, इसके पास है पेप्टाइड चेन। तो जिस टीआरएनए के पास पेप्टाइड चेन होती है इट इज पेप्टाइडल टीआरएनए। तो ये जो टीआरएनए यहाँ पर होगा ये क्या है, पेप्टाइडल टीआरएनए। और ये जो यहाँ पे टीआरएनए है जो ए साइड पर बाइंड है, इसके पास क्या ओनली 1 अमाइनो एसिड, ठीक है, इसके पास ये 1 है। तो ये जो टीआरएनए यहाँ पर होता है ये है चार्ज्ड या फिर अमाइनो एसाइलेटेड टीआरएनए। तो ए साइड पर अमाइनो एसाइलेटेड, पी साइड पर यहाँ पे बाइंड किया पेप्टाइडल टीआरएनए। अब जब ये पेप्टाइडल टीआरएनए अपनी इस चेन को भेज देगा इसके पास, ठीक है, जब ये अपने इस चेन को भेज देगा तो इसके पास कोई भी अमाइनो एसिड नहीं रहेगा, तो फिर वो ई साइड से क्या करता है,
एग्जिट करता है। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जो ई साइट यहाँ पर होगी या फिर ये जो टीआरएनए है ये यहाँ पर हमारे पास कैसा होता है, ये है डीएसाइलेटेड टीआरएनए। ठीक है, इसे समझ सकते हो, ये है डीएसाइलेटेड टीआरएनए। डीएसाइलेटेड का मतलब होता है जिसकी पेप्टाइड चेन हट जाती है, रिमूव हो जाती है, उसको डीएसाइलेटेड टीआरएनए बोला जाता है। ठीक है, डीएसाइलेटेड टीआरएनए मतलब देखो यहाँ सब इसकी पेप्टाइड चेन चली गई ना, तो ये यहाँ पर क्या हुआ, ये यहाँ पर है डीएसाइलेटेड टीआरएनए। ठीक है, अब ये डीएसाइलेटेड टीआरएनए इस एग्जिट साइड से यहाँ से क्या करता है, एग्जिट लेता है। ठीक है, एंट्री होगी ए साइड पर, एग्जिट हो जाएगी ई साइड पर। तो टीआरएनए की जिस साइड से एग्जिट होती है उसे बोला जाता है ई साइड। ठीक है, तो ई साइड पर लिख सकते हो कि यहाँ पर जो बाइंडिंग है ना, यहाँ पर होती है बाइंडिंग ऑफ डीएसाइलेटेड टीआरएनए। अगर अभी तीनों का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, डोंट वरी, अभी हम अपकमिंग लेक्चर्स में इनको डिटेल में देखेंगे विद स्ट्रक्चर, तीनों टीआरएनए कैसे यहाँ पर बनते हैं। चलिए, तो क्लियर होगा सबको, राइबोसोम का स्ट्रक्चर सबको क्लियर है। तो हमने इसे के साथ यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, जो यहाँ पर हमारे 3 बेसिक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं ट्रांसलेशन में, कंप्लीट किया। क्लियर सबको? फटाफट से सब लोग रिवाइज करेंगे क्या किया हमने, चलो जल्दी से रिवाइज करो। पहला स्ट्रक्चर हमने किया यहाँ पे एमआरएनए। ठीक है, एमआरएनए स्ट्रक्चर किया। एमआरएनए में क्या बताया था, एमआरएनए में बताया कि 2 रीजन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, वन इज प्रोटीन कोडिंग। ठीक है, वन यहाँ पे क्या होगा, प्रोटीन कोडिंग रीजन प्रेजेंट होगा, एंड सेकेंड यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, अनट्रांसलेटेड रीजन। सेकेंड होगा अनट्रांसलेटेड रीजन। याद है सबको, अभी किया था, रिवाइज करो। ठीक है, रिकॉलिंग इंपॉर्टेंट है, रिकॉलिंग के बिना कुछ नहीं होगा। प्रोटीन कोडिंग रीजन में यहाँ पर ओआरएफ बताया था, फिर ओआरएफ के बेसिस पर हमने यहाँ पे पॉलीसिस्टोनिक और हमने यहाँ पे मोनोसिस्टोनिक को समझा, जिसमें हमने किया मोनो प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स, पॉली प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। अनट्रांसलेटेड में बताया यहाँ पर 5' यूटीआर और यहाँ पर हमने किया 3' यूटीआर। ठीक है, इसी के साथ हमारा एमआरएनए स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। फिर नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट क्या किया है बताओ। नेक्स्ट हमने किया टीआरएनए। ओहो, को आना नहीं है, ठीक है, चलो नेक्स्ट हमने यहाँ पर किया टीआरएनए। ठीक है, टीआरएनए के भी हमने यहाँ पर क्या देखे, हमने यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर देखे, एक हमने यहाँ पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर और एक हमने यहाँ पे देखा टर्शरी स्ट्रक्चर। याद है, सेकेंडरी एंड टर्शरी। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में फिर यहाँ पर बताया था क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें यहाँ पर क्या बताया, वेरिएबल लूप। ठीक है, वेरिएबल लूप। और इसमें यहाँ पर क्या बताया, यहाँ पर और बताया एक्सेप्टर स्टेम। ठीक है, और यहाँ पर क्या बताया, स्टेम लूप। स्टेम लूप में हमने यहाँ पे देखा डी लूप और हमने यहाँ पे देखा सूडो यूरिडिन लूप और हमने यहाँ पर देखा एंटी कोडोन लूप। ठीक है, तो इसमें याद रखना सूडो यूरिडिन और डी बताया था कि क्या होता है, और इसके अलावा अनयूजुअल बेसिस कौन से प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे थाइमिन प्रेजेंट है और हाइपोजेंथिन। ठीक है, टीआरएनए का स्ट्रक्चर किया। टर्शरी स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या था, कैसा होता है, एल शेप स्ट्रक्चर। इस एल शेप स्ट्रक्चर में इंटरेक्शंस बताई थी, 3 इंटरेक्शंस बताई थी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एल शेप स्ट्रक्चर। फिर थर्ड जो हमने यहाँ पर किया, अब आ जाना, थर्ड जो यहाँ पर किया, ये यहाँ पर हमने किया राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम का स्ट्रक्चर देखा। राइबोसोम में हमने क्या किया था, हमने किया था यहाँ पर राइबोसोम में 70S और यहाँ पर 80S, इनमें यहाँ पे हमने RRNA। ठीक है, और हमने यहाँ पर देखे R प्रोटीन्स। ऐसे हमने यहाँ पर RRNA, इनकी भी फर्दर सब टाइप्स देखी थी, और यहाँ पे R प्रोटीन। ठीक है, इसके अलावा हमने देखे राइबोसोम में और सेंटर्स में यहाँ पर बताए थे 3 सेंटर बताए थे, बताओ कौन कौन से थे। एक हमने पेप्टाइडल ट्रांसफरेज सेंटर, एक किया फैक्टर बाइंडिंग सेंटर, और एक हमने कौन सा किया, डिकोडिंग सेंटर स्मॉल सब यूनिट, पेप्टाइडल फैक्टर ये दोनों लार्ज सब यूनिट। इसके अलावा हमने किया 3 टीआरएनए बाइंडिंग साइट। 3 टीआरएनए बाइंडिंग साइट कौन कौन सी थी,
ई साइट, पी साइट, ठीक है, ईपी, और यहाँ पर है ए साइट, ईपी ए साइट। तो हमने ये किया आज के लेक्चर में एमआरएनए टीआरएनए राइबोसोम का स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंस, ठीक है। आई होप सबको क्लियर होगा। सो आज अभी हम इतना रखते हैं, फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीवन।